जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम जो है संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय पे बात कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने संस्कृति का जो पहला प्रकरण है यानी जो विभाजन है ये अध्याय में विभाजित है। तो क्योंकि 4 बड़ी क्रांतियां जो हुई थी उनमें बड़ी क्रांति में पहली क्रांति जो थी वो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, यानी एक तरीके से इन्होंने ये नाम दिया था कि आर्य जो जातियां थी आर्यतर जातियों से मिश्रण होकर जो बुनियादी सभ्यता जो संरचना बनता है वो हमारी पहली क्रांति का कह सकते हैं कि उद्घोष होता है। अब उसमें जो प्रथम अध्याय था वो 3 प्रकरण में विभाजित था, जिसको हमने भूमिका के बाद ही देखे तो भूमिका के बाद वो क्लास कर लिया था। अब जब हमने भूमिका के बाद वो पहला क्लास किया था यानी भारतीय जनता की रचना करके प्रकरण 1, तो भारतीय जनता की रचना के बाद जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 यदि देखें वो किस नाम से है? प्रकरण 2 है नाम आर्य द्रविड़ सभ्यता करके। ये जो प्रकरण है दूसरे प्रकरण का नाम है आर्य द्रविड़ सभ्यता करके या आर्य द्रविड़ की समस्याएं करके यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसमें आर्य द्रविड़ समस्याएं में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें द्रविड़ कौन है, आर्य और द्रविड़ की संज्ञाएं क्या हैं, आर्यों का मूल स्थान, देवासुर संग्राम का भूगोल, ऋग्वेद का रचना काल, लेखन कला और लिपि, किरात जाति, पारसी जाति। यानी हमें अब दूसरे प्रकरण में आर्य द्रविड़ समस्याओं को पढ़ना है। पिछली वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से अगर देखें अभी एक बार आप, तो हमने बहुत अच्छे से जो है भारतीय, जैसे ये आपका पहला चैप्टर था यहाँ पे ना, प्रथम अध्याय का पहला प्रकरण, ये प्रथम अध्याय का और भारतीय जनता और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव इसका नाम था चैप्टर का। और यहाँ पे हमने भूमिका का रिवीजन पिछले क्लास में कराया था। तो जो पहला प्रकरण आपका था भारतीय जनता की रचना, तो सबसे पहले भारतीय जनता की रचना में कहाँ से कैसे क्या हुआ सारी कहानी इन्होंने बताया। और बताने के बाद जो है आदमी की नस्ल पहचानने वाला शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के संबंध में सारी चीजें बताई। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान है या एंथ्रोपोमेट्री करके क्या है ये सभी बताया। फिर जन विज्ञान की कसौटी रंग को आधार बताया, किस किस आधार पे हैं, भारत में किस आधार पे लोग हैं। भाषा की कसौटी और भारतीय जनता की हमारे यहाँ पे ज्यादातर अगर आप देखें तो आर्य भाषाएं या आर्य भाषी लोग ज्यादा हैं और वो उनमें कौन कौन से आते हैं। इसके बाद इनका क्रम कि कैसे आर्य जातियों का आगमन से पूर्व हमारे यहाँ सबसे पहले निग्रो जाति जो है वो आया, निग्रो के बाद फिर अब क्रम बताते हैं कि निग्रो के बाद किस तरीके से ऑस्ट्री के आग्नेय जाति आते हैं। और ऑस्ट्री की आग्नेय जाति के बाद यदि देखें तो आग्नेय लोग आए और फिर जो है इनके बाद अगर देखें तो द्रविड़ सभ्यता और इसके बाद आर्य, ये क्रम बताते हैं। इसके बाद द्रविड़ जाति का आगमन करके ये द्रविड़ जाति का आगमन ये यहाँ से पूरा शुरू हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे और फिर इन्होंने रेफरेंस करके ये दे दिया और यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो दूसरा प्रकरण शुरू होता है वो दूसरे प्रकरण का नाम क्या है? दूसरे प्रकरण का नाम है आर्य द्रविड़ समस्याएं और ये प्रकरण 2 है आर्य द्रविड़ समस्या। अब यहाँ से आपको ये बताएंगे कि आर्य के पहले जो द्रविड़ यानी जो मूलतः हम मानते हैं कि दक्षिण भारत में है, तो ये जो आर्य और द्रविड़ की समस्याएं क्या है, तो इनसे पहले समझिए द्रविड़ कौन है। तो द्रविड़ कौन है के संबंध में कहते हैं कि 19वीं सदी में प्रजाति का सिद्धांत यानी रेस थियरी। अब देखिए रेस थियरी के संबंध में इन्होंने बताया जो प्रजाति का सिद्धांत है, हम रेसिज्म जो कहते हैं वो कहते हैं अंग्रेजों के पहले तो हमारे यहाँ रेसिज्म था ही नहीं। तो 19वीं सदी में प्रजाति का सिद्धांत यानी रेस थियरी भारत पर लागू किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि आर्य और द्रविड़ ये अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। आर्य और द्रविड़ ये अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। तब इतिहास लिखने वालों के इस प्रयास से राष्ट्रीय भारत को चोट पहुंची थी। भारतवासियों के कान में ये बात पहले ही पहल पड़ी थी, अतः वे चौंके और खिन्न भी हुए। मतलब जब ये कहा जाने लगा कि आर्य और द्रविड़ जो है ये अलग अलग प्रजाति के हैं, तो जो इतिहास लिखने बैठे उससे राष्ट्रीय भारत को चोट पहुंची कि क्या सच में अलग अलग है। वो खिन्न हो गए इस चीज से, क्योंकि इस विस्मय की निश्चलतम अभिव्यक्ति हम स्वामी विवेकानंद में पाते हैं। अब एक सिद्धांत निकला कि मनुष्यों की खास एक प्रजाति थी जिसका नाम द्रविड़ था और जो दक्षिण भारत में रहती थी और वो उत्तर भारत में रहने वाली आर्य नामक प्रजाति से अलग थी। ये भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण हैं केवल वे ही थोड़े से आ रहे हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण को गए थे।
दक्षिण भारत में बाकी जितने लोग हैं उनकी जाति और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से अलग है। श्रीमान भाषा शास्त्री जी, आप क्षमा करेंगे, ये सारी बातें निराधार है। तो ये अभिव्यक्ति करें हमें स्वामी विवेकानंद में मिलता है कि इस तरीके से अगर आप कहें कि मनुष्य की एक खास प्रजाति है जिसका नाम द्रविड़ था, जो सिर्फ दक्षिण में रहते थे, आर्य से अलग थे, और फिर दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण हैं वो केवल थोड़े से आर्य हैं, उत्तर भारत से दक्षिण को वही लोग गए थे, या दक्षिण भारत में बाकी जितने लोग हैं उनकी जाति और प्रजाति जो भी है ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से अलग है। तो ये सब कह रहे हैं कि निराधार है, ऐसा कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये सब भ्रांति है, और ये जहाँ से उत्पन्न हुई स्वामी जी ने ठीक उसी बिंदु पर उंगली रखी है। आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का एकमात्र कारण ये है कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं। कभी भी ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम भिन्नता के आधार पर करें कि आर्य और द्रविड़ अलग हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर मानना भी है कि आर्य और द्रविड़ सच में अलग हैं, तो बस ये है कि भाषाई स्तर पे देखिए ये दो अलग परिवार से बिलोंग करते, दो इनकी लैंग्वेज है, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी किसी अलग जाति का हो जाता है, ये अनुमान असत्य है। स्वयं भाषा शास्त्री भी उसे अब संदिग्ध मानने लगे हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच अब अफ्रीका में भी बोली जाती है, लेकिन अफ्रीकी लोग उस निवंश के तो है नहीं जिससे अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग निकले हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एकता इतनी सघन है कि कहीं दोनों भागों की भाषाएं एक ही परिवार की हुई होती हैं, तो कहीं आर्यों और द्रविड़ों के दो होने की बात किसी को सोचती भी नहीं। तो पहली चीज तो ये निराधार कर दी कि अगर लैंग्वेज के आधार पे आप बैरियर क्रिएट करते हो कि दोनों दो लोग हैं, तो पहली बात, और स्वामी विवेकानंद का भी वो दिया गया है कि इनके हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात निराधार है, पहली चीज। दूसरा ये कहते हैं कि प्रस्तर युग यानी पाषाण युग भारत से बाहर नहीं है, भारत में भी पाषाण युग आया था। प्राचीन जो प्रस्तर युग के निशान भारत में भी मद्रास में मिलते, मुंबई में मिलते, उड़ीसा में, पंजाब में, गुजरात में आदि क्षेत्रों के कम से कम 10 स्थानों पे तो मिलते ही हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि इस देश में भी मनुष्य अत्यंत प्राचीन काल में भी रहते थे। यदि पौराणिक परंपरा को लें तो इस देश की यह मान्यता रही है कि आदमी पहले पहल भारत में ही जन्मा था और सभ्यता का आरंभ भी इसी देश में हुआ। पठानों के समय तक यह विश्वास भारतीयों के भीतर इतना बद्धमूल था कि अमीर खुसरो ने मुसलमान होते हुए भी बड़े ही जोर के साथ ये बात लिखी है कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे आकाश से इसी भारत भूमि में उतरे थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का चक्र तेजी से चला कि अब भारतीय विद्वान भी यही मानते हैं कि निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य ये सारे के सारे लोग इस देश में बाहर से ही आए हैं, और इस देश की धरती लाखों वर्ष तक आदमी की आबादी से खाली यूं ही बंजर पड़ी हुई थी। यूरोपीय तर्क आधुनिक बुद्धि का सम्मोहन शास्त्र है, इसका उपयोग वे तो करते ही हैं जिनका उद्देश्य काटना है, पसंद ये उनको भी आता है जो काटे जाते हैं। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, एक ही जुल्फ के असीर हुए। यदि ये बात सिद्ध कर दी जाए कि आदमी भारत में जन्मा ही नहीं था, तब हम इस स्थापना को कबूल कर सकते हैं कि द्रविड़ इस देश में बाहर से आए होंगे। मतलब ये आधार अगर कह रहे हैं कि मान सकते हैं कि अगर ये कंफर्म हो जाए कि आदमी यहाँ पे प्रस्तर युग में था ही नहीं भारत में, तब तो हम मान सकते हैं कि जो द्रविड़ है वो बाहर से आए होंगे। किंतु तभी ये बात किसी भी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि द्रविड़ एक समय सारे उत्तर भारत में फैले हुए थे और आर्यों ने उन्हें इस प्रकार खदेड़ दिया को दक्षिण में आ गए, उत्तर में उनका कोई चिन्ह ही नहीं रहा। इसका मतलब उनका संबंध उत्तर से भी नहीं बताया जा रहा है, और ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो बिल्कुल ही कहीं से ऐसे ही प्रकट हो गए। कहते हैं उन दिनों लड़ाइयों में जोश खरोश या प्रतिशोध या प्रतिरोध की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती थी। ये वो समय होता था जब लोग बसने की जगह भर चाहते थे और बैठने के लिए जगह मिल जाने पर धक्का मुक्की तो चलती ही होगी, लेकिन शत्रुता भयानक रूप उस समय नहीं लेती थी। और यदि ये माने कि आर्यों ने प्रतिशोध पूर्वक द्रविड़ों को खदेड़ कर विंध्य पार भेज दिया, तो आरंभिक आर्य साहित्य में दक्षिण देश का उल्लेख क्यों नहीं है? वहां तो होना चाहिए था। वेद और ब्राह्मण सप्त सैन्धों का नाम लेकर रह जाते हैं, उसके बाद के साहित्य से ब्रह्मावर्त तक का भूगोल समझा जाता है। मध्य देश का भूगोल कुछ और बाद को उभरता है। स्वयं कहते हैं कि पाणिनि 7वीं सदी ईस्वी पूर्व को दक्षिण देश का पता था या नहीं, ये भी संदेह का विषय है। ऐसी स्थिति में कल्पना यही ठीक लगता है कि यदि द्राविड़ बाहर से आए तो वे समुद्र की राह से आए होंगे और उत्तर भारत में बहुत कम रहे होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि उत्तर भारत में इनके बारे में कोई वैसी जानकारी नहीं मिल पा रही है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये थे ही नहीं, क्योंकि
अगर हम ऐसे कर देते हैं कि ये थे ही नहीं, इसका मतलब मनुष्य इस धरा पे था या नहीं था, उसमें भी शक है। हाँ, आए होंगे, ऐसा लग रहा है कि समुद्र की राह से आए होंगे और उत्तर भारत में अगर रहे भी होंगे, बहुत कम में रहेंगे, अन्यथा वे दक्षिण भारत में ही शुरू से रहते आए होंगे और आर्यों के साथ उनका संबंध आक्रमण के क्रम में नहीं होगा, आर्यों के भारत में बस जाने पर धीरे-धीरे बढ़ा होगा। इस संबंध में दक्षिण भारत के 2 विद्वानों का मानना है, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। श्री पी.टी. श्रीनिवास अयंगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ तमिल्स में विचार प्रकट किया है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत को दक्षिण भारत का ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में उत्तर भारत को दक्षिण का ज्ञान नहीं था, ऐसा मानना बिल्कुल निराधार है, ये श्रीनिवास अयंगर कहते हैं। अयंगर ये मानते हैं कि वैदिक ऋचाओं में मोती का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कहते हैं कि जो वैदिक युग है, वैदिक युग में मोती का उल्लेख मिलता है और ये मोती अवश्य में वो दक्षिण भारत में ही जाते होंगे। संस्कृत में मोती का एक नाम मुक्ता भी है। अयंगर महोदय का मानना है कि मुक्ता शब्द कदाचित तमिल शब्द मुक्तम का संस्कृत रूप है, जिसका अर्थ मोती होता है। मतलब कि अयंगर का ये मानना है, देखिए यहाँ से आप समझेंगे तो ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के 2 विद्वान, एक श्री पी.टी. निवास श्री अयंगर ने उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ तमिल्स, उसमें ये कहते हैं कि प्राचीन काल से उत्तर भारत को दक्षिण भारत का ज्ञान नहीं था, ऐसा मानना निराधार है। क्योंकि अयंगर का मानना है कि जो वैदिक ऋचा है उनमें एक मोती का उल्लेख मिलता है और ये मोती अवश्य में वो दक्षिण भारत से ही जाते होंगे और संस्कृत में मोती का एक नाम मुक्ता मिलता है। अयंगर जी का मानना है कि मुक्ता शब्द कदाचित तमिल शब्द मुक्तम से ही उसी का संस्कृत रूप है, जिसका अर्थ होता है मोती। और एक तो इन्होंने अयंगर की बात की, दूसरे डॉक्टर भंडारकर ने भी, इनका भी सुत्त निपात का हवाला देकर ये प्रमाणित करते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत का संपर्क जो है ये बुद्ध के जीवन काल में ही था। बावरी नामक ब्राह्मण गोदावरी तट पर रहता था। उसने बुद्ध की अभ्यर्थना के लिए अपने 16 शिष्यों को उत्तर की तरफ भेजा था। भंडारकर के मतानुसार दक्षिणापथ से संपर्क के उन दिनों 2 ही रास्ते थे। एक तो सिंधु मुहाने के पास से समुद्र होकर, दूसरा अवंती के माहिष्मती नगर से होकर नर्मदा पर अवस्थित था। यानी इन दोनों ही लोगों का, भंडारकर जी का भी मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर वालों का दक्षिण से संबंध नहीं था। उसके आधार में बताते हैं कि सुत्तनिपात का हवाला देते हैं कि भारत का संपर्क दक्षिण के भारत से कैसे था। वो बुद्ध के जीवन काल में एक ब्राह्मण था बावरी नाम का, वो गोदावरी तट पे ब्राह्मण रहता था और बुद्ध ने अभ्यर्थना, यानी बुद्ध की अभ्यर्थना के लिए वो 16 शिष्यों को उत्तर की तरफ भेजा था। और इन्हीं के मत के अनुसार दक्षिणापथ से संपर्क के उन दिनों 2 ही रास्ते थे। एक सिंधु मुहाने के पास से समुद्र होकर जाता था, दूसरा अवंती माहिष्मती नगरी होकर जो नर्मदा पर अवस्थित था। श्री रामचंद्र दीक्षितर ने इस प्रश्न पर बिल्कुल नए ढंग से विचार किया। सबसे पहली शंका उन्होंने यही उठाई कि जब ये सिद्ध बात है कि भूगर्भ शास्त्रीय युगों में मानव प्राणी दक्षिण भारत में मौजूद थे, तब ये क्यों नहीं माना जाए कि द्रविड़ उसी भंडार से विकसित हुए हैं। प्राचीन प्रस्तर युग से जब मानव प्राणी नवीन प्रस्तर युग में आया होगा, तब वो जीवन निर्वाह के लिए उसने अलग अलग रास्ते अपनाए होंगे। कुछ लोग पशुपालन में, कुछ लोग कृषि में लगे होंगे, कुछ लोग मछली मारकर जीवन यापन करने लगे, कुछ लोगों ने जंगलों में और पहाड़ों में रहकर पहले की भांति शिकारी की तरह जीवन बिताना पसंद किया। तमिलनाडु में आदिम जनजातियों के लिए बिल्वर और मीनवर 2 विशेषणों का प्रयोग चलता है। बिल्वर वे थे जो तीर धनुष लेकर शिकार करते थे और मीनवर वे थे जो मछली मारकर खाते थे। बिल्वर से उत्तर भारत के भीलों का संबंध माना जा सकता है। वे सभी लोग जो वनों में और पर्वतों पर रहकर कुछ खेती और शिकार करते थे, उनकी संस्कृति बिल्वरों की संस्कृति है, जिन्होंने मछली मारना और खेती करना जो है पसंद किया। वे समुद्र पर रह गए अथवा समतल में केवल शिकारी संप्रदाय भारत के विभिन्न जंगलों में फैल गया। समुद्र के समीप होने से इन लोगों ने नौका खेने में दक्षता प्राप्त की और बात को दूर दूर तक की समुद्र यात्रा में भी वो करने लगे। आगे चलकर हिंद एशिया की ओर जाने वालों में दक्षिण भारत और कलिंग के लोग प्रधान थे। प्रागैतिहासिक काल में भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का जो संबंध था, उसमें भारत के प्रतिनिधि दक्षिण भारत के ही लोग थे। अवश्य ही नौ विद्या अथवा जहाज रानी का अनुभव भारत में सबसे अधिक दक्षिण वालों को ही था, क्योंकि समुद्र तटवासी होने की गाड़ी ये विद्या उन्हीं ने विकसित की थी। पश्चिमी विद्वानों ने ये बताने की कोशिश की है कि मेसोपोटामिया और मिस्र में
तथा भूमध्य सागर के किनारे जो भी सभ्यता प्रचलित थी उनके साथ द्रविड़ सभ्यता की यत्किंचित समानता देखने को मिलता है। इस समानता का कारण ये है, दीक्षितर ये बताते हैं कि द्रविड़ ही भारत से वहां जल और स्थल मार्गों से गए होंगे और अजब नहीं है कि इसी क्रम में उन्होंने उन लोगों से भी संपर्क स्थापित किया होगा जिनकी सभ्यता के निशान आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं। एक ये है कि इनके बारे में बताया क्यों ये नौ विद्या और जहाज रानी का, जो समुद्र के तट ज्यादा किनारे होगा उनको इनका ज्यादा अनुभव होगा, उन्होंने उस विद्या को एक तरीके से अगर देखें तो विकसित किया होगा। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो मेसोपोटामिया और मिस्र में तथा भूमध्य सागर के किनारे जो सभ्यता प्रचलित थी उसके साथ द्राविड़ सभ्यता की यत्किंचित समानता है और वहां देखें जल और स्थल मार्गों से ये गए होंगे। इनके निशान आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए जाते हैं। द्रविड़ कौन है, इस प्रश्न का विवेचन करने को जितने भी सिद्धांत बनाए गए वे सब के सब गोल मटोल हैं और अनुमान पर बेस्ड हैं। इनमें से अगर देखें तो कई ऐसे हैं जो परस्पर ही एक दूसरे का खंडन करते हैं। इलियट, स्मिथ और पेरी, अब यहाँ पे किन के बारे में कह रहे हैं? इलियट, स्मिथ और पेरी का कथन है कि सारी सभ्यता मिस्र से फैली है, अतः द्रविड़ जो है मिस्र से ही भारत गए होंगे। और यहाँ तक कर्नल होल्डीज का ख्याल है कि द्रविड़ मेसोपोटामिया के पास रहते थे और वहीं से वे भारत गए होंगे। होल्डीज का ये भी कहना है कि ब्रोई लोग मंगोल जाति के थे, उन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया था और बाद को उन्होंने द्रविड़ों की भाषा अपना ली। एक अन्य सिद्धांत ये है कि द्रविड़ सामी जाति के थे। एक सिद्धांत के अनुसार वे तुरानी भंडार से निकले हैं। ये भी कहा जाता है कि ब्रोई जाति द्रविड़ों की ही एक शाखा थी जो बाहर से भारत आई। कुछ विद्वान यहाँ तक कहे गए कि द्रविड़ लोग मंगोल भंडार के हैं। इन सब अनुमानों के विरुद्ध जो नया सिद्धांत आया है कि द्रविड़ दक्षिण भारत के ही मूल निवासी, उनका आधार भी बहुत ठोस नहीं है, किंतु ये सिद्धांत भारतीय परंपरा को उलट पुलट होने से बचाता है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने में मुख्य बाधाएं 4 हैं। यदि द्रविड़ दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए और वहीं उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया तो भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव क्यों है? दूसरा, ब्रोई जात की भाषा द्रविड़ भाषा से क्यों मेल खाती है? तीसरा, छोटा नागपुर और मध्य भारत के मुंडा लोगों की भाषा का द्रविड़ भाषा से मेल क्यों है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति की सभ्यता है? तो अब ये अनुमान के संबंध में यहाँ पे बताया है कि अगर देखें इन सब अनुमानों के विरुद्ध जो नया सिद्धांत दिया है कि द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत के ही मूल निवासी हैं, उनका आधार भी बहुत ठोस नहीं है। लेकिन सिद्धांत भारतीय परंपरा को उलट पुलट होने से बचा देता है। इसमें सिद्धांत को स्वीकार करने में बाधाएं ये आती हैं कि द्रविड़ दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए और वहीं उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया, तो भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव क्यों है? अगर द्रविड़ दक्षिण में ही उत्पन्न हुए और वहीं उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया तो भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव हमें क्यों देखने को मिलता है भूमध्य सागर के किनारे? दूसरा, ब्रोई जाति की भाषा द्रविड़ भाषा से क्यों मेल खाती है? तीसरा, छोटा नागपुर और मध्य भारत के मुंडा लोगों की भाषा का द्राविड़ भाषा से मेल क्यों है? यानी एक इस जाति के संबंध में कि क्यों उनसे मेल खाता है? अगर वो दक्षिण में ही उत्पन्न हुए तो भूमध्य सागर के किनारे उन क्यों प्रभाव रखते हैं? छोटा नागपुर और मध्य भारत के जो मुंडा लोग हैं उनकी भाषा का द्रविड़ भाषा से मेल क्यों है? और सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति की सभ्यता थी? ये 4 चीजें। पाश्चात्य पंडित सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राचीन यूरोप में जो लोग बसे उनकी कितनी, तो उनकी 3 शाखाएं थी, अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरी। भारतीय जनता के साथ इन शाखाओं की समता उन्हें पहले भाषा को लेकर दिखाई पड़े। तो पाश्चात्य पंडित प्राचीन यूरोप में जो भी लोग बसे 3 शाखाएं माने, अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरी। भारतीय जनता के साथ इन शाखाओं की समता उन्हें पहले भाषा को लेकर दिखाई पड़ी। बाद में उनका मत बन गया कि भारतवासियों के पूर्वज इन्हीं तीनों शाखाओं के प्राचीन लोग थे। एफ जे रिचर्ड्स ने लिखा है कि द्राविड़ भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच जो समानता इतनी ज्यादा बातें की गई है, समानता की द्राविड़ भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच समानता की इतनी अधिक बातें की हैं जो उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यही मत इलियट, स्मिथ और डॉक्टर स्लेटर का भी है। श्री रामचंद्र दीक्षितर निश्चय पूर्वक मानते हैं कि समानता का कारण ये नहीं है कि अत्यंत प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय लोग ही भारत है
और उत्तर भारत के सभी अंगों को छोड़कर सीधे दक्षिण चले गए, बल्कि अधिक संभावना इस बात की है कि दक्षिण के लोग ही समुद्र मार्ग से, स्थल मार्ग से क्रेटान और एजियन तक पहुंचे होंगे। उन्हीं में से कुछ लोग बलूचिस्तान की ओर भी गए होंगे, जिनका प्रभाव मोहनजोदड़ो में दिखाई पड़ता है। यह अनुमान केवल दीक्षितर का ही नहीं है, प्रत्युत वर्षों पूर्व हर्बर्ट रीजले ने भी यही बात कही थी। द्रविड़ सभ्यता का भाषा शास्त्र और नृवंश शास्त्र के अनुसार अध्ययन करने के बाद सबसे पूर्व रिजले ने ही यह स्थापना रखी थी कि द्रविड़ भारत में बाहर से नहीं आए हैं, प्रत्युत वे दक्षिण भारत के मूल निवासियों की ही संतान है। और ब्रोई भाषा का गठन और रूप तो अपना है, किंतु सब उसमें आर्य, ईरानी और द्राविड़ भाषाओं के हैं। द्राविड़ भाषा के शब्द वैसे तो कम है, किंतु जो है वे बहुत प्रमुख हैं। मुंह, कान, आंख, दिमाग आदि के अर्थ देने वाले शब्द ब्रोई में द्रविड़ भंडार के हैं, किंतु इसे इतना ही सिद्ध होता है कि द्रविड़ और ब्रोई जातियां कभी आपस में साथ साथ रही होंगी, कभी रही होंगी। वे एक वंश की संतानें नहीं है। वांशिक दृष्टि से ब्रोई लोग ईरानी लगते हैं, अतः ये अनुमान गलत है कि वे द्राविड़ खानदान के उसी खानदान के होंगे। और द्राविड़ और मुंडारी भाषाओं के बीच समानता दिखता है। ये कहा जाता है कि मुंडा और द्राविड़ ये दोनों एक खानदान के हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट ये किया कि ब्रोई लोग तो ईरानी मालूम होते हैं, कभी वो लोग एक साथ रहे होंगे या कुछ भी ये हो सकता है, लेकिन जो द्राविड़ और मुंडारी भाषा यानी मुंडा और द्राविड़ ये एक खानदान के, किंतु डॉक्टर ग्रियर्सन का निश्चित मानना है कि द्राविड़ और मुंडारी भाषाओं के बीच कोई भी साम्य नहीं है। ग्रियर्सन मानते कोई साम्य नहीं। और यही मत अगर देखें तो डॉक्टर कॉल्बेल ये भी कहते हैं संभव बहुत प्राचीन काल में हो सकता है द्राविड़ भाषा की कुछ थोड़ी छौक मुंडारी में भी पड़ गई, जैसी छौक स्लाव भाषाओं में अब संस्कृत की दिखाई देती, किंतु इतने से ही दोनों भाषा एक परिवार की नहीं हो सकते। मुंडारी भाषा का साम्य यदि किसी अन्य भाषा से दिखाया जा सकता तो भाषा है मुंडारी का तिब्बती वर्मी से और मौन खमेर से हो सकता है। तो ग्रियर्सन इस मत का खंडन कर रहे हैं, कॉल्डवेल कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो स्लाव में भी आपको संस्कृत का तड़का दिख जाए। हाँ, अगर आप समानता दिखाते हैं मुंडा का किसी से, तो तिब्बती बर्मी और मौन खमेर से दिखा सकते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि कोल लोगों के बारे में एक अनुमान ये भी रहा है कि वे भारत में, जो कोल लोग हैं तो वो है कि वे भारत में ईशान कोण से आए थे, जबकि द्रविड़ों के बारे में लोग मानते आए कि उन्होंने भारत के भीतर प्रवेश वायव्य कोण से किया। यही कुछ देखकर स्टेन कोनो ने ये मत सामने रखा है कि द्राविड़ भाषाएं अलग परिवार की हैं, उनका मुंडारी से, मौन खमेर से कोई मेल नहीं है। निग्रो और मुंड लोग बिंद से दक्षिण कभी बसे थे या नहीं ये भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। अतः द्राविड़ और मुंड भाषाओं का साम्य भी संदिग्ध है, दोनों को आप समानता के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। अब बात ये है कि जो सिंधु सभ्यता है इसके रचयिता कौन थे। इस विषय में तीन मत सामने आते हैं सिंधु सभ्यता के संबंध में। एक है सर जॉन मार्शल का अनुमान था कि सभ्यता के निशान द्राविड़ सभ्यता के निशान मालूम होते हैं, सिंधु सभ्यता वाला। ये कौन कह रहे हैं? जॉन मार्शल। कुछ दूसरे लोग ये अनुमान लगाते कि हो ना हो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। तीसरा ये मत मानते हैं कि ये सभ्यता ना तो आर्यों की थी ना द्राविड़ों की थी, उनके कर्ता कोई और लोग थे जिनका पता लगाना तब तक कठिन है जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए जो अभिलेख हैं वो पढ़ लिए नहीं जाते। इस दृष्टि से अभी ये नहीं कह सकते कि यह सभ्यता वेदों से पूर्व की है अथवा बाद की। तो ये भी कंफर्म हो गया कि सिंधु सभ्यता के संबंध में कोई डाउट नहीं रखना है। तीन मत प्रचलित है, सर जॉन मार्शल का अनुमान, द्राविड़ सभ्यता के निशान, है ना, और इनके अलावा ही सिंधु सभ्यता की निर्माता आर्य। तीसरा मन ये था कि आर्यों की थी या नहीं थी, और वेदों से पूर्व था या नहीं। इस विषय में एक साधारण अनुमान ये है कि बहुत प्राचीन काल में देखें तो पंजाब से लेकर ईरान की खाड़ी तक कोई एक ही सभ्यता प्रचलित थी, जिसका प्रसार पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में सुमेर, बेबीलोन और मिस्र तक हुआ था। मतलब एक अनुमान है कि पंजाब से लेकर ईरान की खाड़ी तक कोई एक ही सभ्यता प्रचलित थी, जिसका प्रसार पश्चिम में सुमेर, बेबीलोन और मिस्र तक हुआ था। यदि दीक्षितर महोदय की ये स्थापना स्वीकार कर ली जाए कि द्रविड़ दक्षिण में थे और साहसिक होने के कारण उन्होंने ही सिंधु घाटी और बेबीलोन जाकर वहां रहने वालों को अपनी सभ्यता से प्रभावित किया, तो सारी समस्याओं का सदा समाधान मिल जाएगा। टूटी कड़ियों को जोड़ने और खाली जगहों को अनुमान द्वारा पूर्ण करने से जो चित्र सामने आते वो यही है कि सिंधु सभ्यता वेद पूर्व की सभ्यता थी और उसके भीतर भारत की वेद पूर्व संस्कृति के असंख्य उपकरण समाहित थे।
आर्यों का संघर्ष इसी सभ्यता वालों से हुआ था और आर्य जब कश्मीर से नीचे उतरकर भारत में आए होंगे तब उन्होंने इसी वेदपूर्व सभ्यता को भारतीय सभ्यता का आधार बनाया होगा। अब इसमें इतना पूरा जब इन्होंने द्रविड़ के संबंध में समझाया तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो पूरे कथानक में हमको ये सिर्फ द्रविड़ के संबंध में समझाते हैं। एक बार यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। आर्य द्रविड़ समस्या में इन्होंने बहुत विस्तार में उल्लेख किया कि द्रविड़ कौन थे। सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि 19वीं सदी में जो प्रजाति का रेस थियरी का सिद्धांत है, ये आर्य और द्रविड़ को जो अलग करता है तो भाई ये अलग नहीं है। और इसमें थोड़ा खंडन स्वामी विवेकानंद जी भी कर देते हैं कि अगर इस तरीके से आप खारिज करते हो कि जो थोड़े बहुत वहाँ पे आर्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब निराधार है। पहली बात तो दोनों एकदम अलग करोगे सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे, यानी अगर सिर्फ भाषा के आधार पे दोनों को अलग करोगे तो ये चीज़ तो सही नहीं है, ये भ्रांति है ना? तो ये लैंग्वेज को लेके नहीं, क्योंकि लैंग्वेज को लेके एक एग्जांपल बताया अंग्रेजी और फ्रेंच अब अफ्रीका में बोला जा रहा है तो तुम उस बेस पे उनको मानोगे नहीं। अब दूसरी चीज़ इन्होंने ये किया कि जो प्रस्तर युग यानी जो हम पाषाण युग, पूर्व पाषाण, उत्तर पाषाण सब पढ़ते हैं, तो ये प्रस्तर युग कहते हैं कि पहली बात तो भारत से बाहर का है नहीं, भारत में था और वो निशान हमको मद्रास में भी मिल रहा है, यानी दक्षिण भारत में भी, बम्बई में भी मिल रहा है, उड़ीसा में, पंजाब में, गुजरात में, सभी जगह मिल रहा है। ऐसे करके मिल के मतलब प्रस्तर युग की करीबन 10 जगहों पे ये चीज़ें मिल रही है। इससे ये तो कन्फर्म हो गया कि मनुष्य जो है बड़े प्राचीन काल से है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब ये नहीं है तो आप पठानों के समय भी ये विश्वास हो गया कि अमीर खुसरो ने मुसलमान होते हुए भी बड़े जोर से कहा था कि जो आदम हवा जब स्वर्ग से निकले थे तो आकाश से उतरे थे, और इसी तेजी से भारतीय विद्वान भी यही मानते कि निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य, क्योंकि क्रम यही है ना इनके आने का कि निग्रो आए, ऑस्ट्रिक आए, द्रविड़ और आर्य। कह रहे कि ये सारे के सारे लोग इस देश में बाहर से ही आए हैं और इस देश की धरती लाखों वर्ष तक आदमी की आबादी से खाली और बंजर पड़ी हुई थी। लेकिन यूरोपीय तर्क क्या कह रहा है, उपयोग वे तो करते हैं जिनका उद्देश्य काटना पसंद है, उनको भी आता है जो काटे जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण आया है, अभी इतनी देर में कोई नहीं आया था, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, एक ही जुल्फ के असीर हुए। मान लो कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये आपको दूसरे प्रकरण में मीर के संबंध में इस तरीके से कहा गया, यानी वो भी बात खारिज की गई। अब द्राविड़ एक समय में क्या है, कैसे है, ये नहीं, यहाँ पे पूरा इन्होंने ये विस्तार से बताया कि ये नहीं है कि आर्यों ने उस समय इस तरह लड़ाई होता था कि एक एक पूरा जो है रेस जो है दूसरे को खदेड़ दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और स्वयं कह रहे हैं कि पाणिनि भी 7वीं सदी में है, लेकिन उन्हें भी दक्षिण भारत का पता था या नहीं है। लेकिन इस स्थिति में आप ये कल्पना अगर देखें कि यदि द्रविड़ बाहर से आए हैं तो वे समुद्र से आए होंगे, उत्तर भारत में बहुत कम दिन रहे होंगे, ऐसी बात है, तो ये धीरे धीरे लोगों के मन में बढ़ा होगा। लेकिन जब सीधे दक्षिण भारत के दोनों विद्वानों की बात आ गई, आयंगर के हिस्ट्री ऑफ तमिल्स में उन्होंने मोती का उल्लेख किया और मोती को संस्कृत से जोड़कर मुक्तम से बताया, और भंडारकर ने सुत्त निपात का हवाला देकर बावरी ब्राह्मण के संपर्क में बताया और बताया कि 2 ही समुद्र का रास्ता था, अवंती और सिंधु के मुहाने वाला। तो मतलब कि किसी तरह जो है ये लोग भी खारिज नहीं करने को तैयार हैं कि आर्य का दक्षिण से कोई संबंध था ही नहीं। और फिर श्री रामचंद्र दीक्षितर ने फिर बताया कि देखो प्राचीन प्रस्तर युग से जब मानव प्राणी आए होंगे प्रस्तर युग में और जीवन निर्वाह के लिए, तो एक पशुपालन रास्ता होगा, दूसरा कृषि होगा, तो जो जिसको लगा वो अपने हिसाब से खोज लिया। जैसे तमिलनाडु में आदिम जातियों के लिए कहते हैं कि बिल्वर और मीनवर 2 विशेषण प्रयोग करते हैं। बिल्वर वो होते थे यहाँ पे तीर धनुष लेकर शिकार करते थे ये, और मीनवर वे होते थे जो मछली मार कर खाते थे, वन और पर्वतों में रहते थे, जिन्हें और चीजें पसंद थी वो चीजें। अब एक चीज यहाँ पे और भी इन लोगों ने बताया कि देखो दक्षिण भारत और कलिंग प्रागैतिहासिक काल में देखें तो भारत का जो है हम कहते हैं कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था, और व्यापार में जो संबंध था उसमें भारत के प्रतिनिधि को कहते कि वो दक्षिण भारत के लोग होते थे। क्यों? क्योंकि उनको नौविद्या का जो नौहन का वो बढ़िया ज्ञान था, जहाज रानी का अनुभव दक्षिण वालों को ज़्यादा था। तो हम पश्चिम देशों से व्यापार करते थे, उसमें दक्षिण वालों का ही जो है प्रभुत्व था, क्योंकि ये समुद्र तटवासी थे तो इन्हें बड़ी अच्छे से वो विद्या आता था। तो यहीं से आप देखते हैं कि मेसोपोटामिया, मिस्र में भूमध्यसागर के किनारे जो सभ्यता यत्किंचित द्राविड़ सभ्यता उनके संपर्क में आया होगा, चाहे जल हो या स्थल मार्ग हो, और थोड़ा बहुत निशान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक गया होगा। फिर गोल करके अगर देखें तो इलियट है, स्मिथ है, पेरी है, उनका कहना भी है सारी सभ्यता मिस्र से फैली है, अतः द्रविड़ जो है वो मिस्र से ही भारत आए होंगे। और फिर कर्नल होल्डीज का ख्याल है कि द्राविड़ मेसोपोटामियम के पास रहते थे।
और वहीं से वे भारत आए। होल्डीज का ये भी कहना है कि जो ब्रोई लोग हैं वो मंगोल जाति के थे। मंगोल हमने कल बताया था, ब्रोई जाति के संबंध में बताया था कि मंगोल जाति चीनी तिब्बती से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहते हैं कि ब्रोई लोग मंगोल जाति के थे, उन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया, तो बात को उन्होंने द्रविड़ों की भाषा को अपना लिया होगा। और सिद्धांत है कि द्रविड़ सामी जाति के थे। एक सिद्धांत के अनुसार वे तुरानी भंडार से निकले। ये भी कहा जाता है ब्रोई जाति द्रविड़ों को ही एक शाखा है, लेकिन सब अनुमान के विरुद्ध है, कुछ इसमें कंफर्म नहीं है। 4 बाधाएं हैं जो इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार करने दे पा रही हैं कि क्या सच में द्राविड़ दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए, उनका सच में सभ्यता का विकास भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता, अगर वो सच में सिर्फ दक्षिण भारत में हुई है तो फिर भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव क्यों है। दूसरा, ब्रोई जाति की भाषा द्रविड़ भाषा से मेल क्यों खा रही है, या छोटा नागपुर और मध्य भारत के जो मुंडा लोगों की भाषा का द्रविड़ भाषा से मेल क्यों है। और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति की सभ्यता थी। कह रहे हैं ये दक्षिण को लेकर ये बात पचा नहीं मिल रहा है। अब बहुत ज्यादा सोच विचार करने पे कहते हैं कि 3 शाखाएं अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरी जो निकलते हैं, उसमें रिचर्ड ने लिखा है कि द्राविड़ भारत और भूमध्य सागरी क्षेत्र की भी समानता की इतनी अधिक बातें कि उनकी उपेक्षा नहीं। तो रिचर्ड ये मानते हैं कि भूमध्य सागर और द्रविड़ भारत का संपर्क तो है। फिर इलियट स्मिथ और डॉक्टर स्लेटर ये भी मानते हैं कि श्री रामचंद्र दीक्षितर निश्चय पूर्वक मानते हैं कि समानता का कारण ये नहीं है कि प्राचीन काल में भूमध्य सागरी लोग ही भारत आए और उत्तर भारत के सभी अंगों को छोड़कर सीधे दक्षिण गए, बल्कि अधिक संभावना इस बात का है कि दक्षिण के लोग ही समुद्र मार्ग से अथवा स्थल मार्ग से क्रेटान और एजियन तक पहुंचे। यानी इनमें सबसे बड़ी बात है कि इनका उनसे संपर्क होने का कारण ये भी है कि ये समुद्र तट के ज्यादा करीब है, नौवहन और इन सब में भी वो है, तो उन्हीं में से कुछ लोग बलूचिस्तान की ओर गए होंगे जिनका प्रभाव मोहनजोदड़ो में ये सब में भी दिखता है। बाकी बाद में खंडन कर दिया गया कि अगर ब्रोई भाषा के गठन से आपने उसको द्रविड़ से जोड़ दिया तो ये गलत है, क्योंकि ब्रोई लोग ईरानी मालूम होते हैं। अगर आपको कहीं से मैच करना है तो जो द्राविड़ और मुंडारी भाषाओं के बीच आप साम्यता देख सकते हो, मुंडा और द्राविड़ ये दोनों एक खानदान के लग सकते हैं। और ग्रियर्सन तो सीधे सीधे ही मना कर देते हैं कि आप द्राविड़ और मुंडारी को सेम मिला सकते हैं। कॉल्डवेल भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि छौक मिल सकता है, लेकिन पूरे के पूरे आप नहीं कह सकते हो। हाँ, अगर आपको सच में इनको जो है क्या नाम है, ये जो मुंडारी है मुंडा, तो मुंडा को अगर सच में जोड़ना ही है, मुंडा को अगर सच में जोड़ना है तो आप इससे जोड़ लो, मौन खमेर से तिब्बती से जोड़ सकते हो। लेकिन ये कहो कि आप द्राविड़ से जोड़ दें तो द्राविड़ से नहीं जोड़ सकते हो, ये चीज है। और फिर कौन कहाँ से आया, फिर 3 मत प्रचलित है। जॉन मार्शल, अब सिंधु सभ्यता के ही संबंध में कुछ क्लियरिटी नहीं है। 3 मत है। जॉन मार्शल कह रहे हैं कि वहां पे द्राविड़ सभ्यता के निशान कुछ मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिंधु सभ्यता आर्य से है। तीसरा कहते हैं ना आर्यों की ना द्रविड़ों की है, ये इस तरीके से है। अब साधारण अनुमान यही लगा है कि बहुत प्राचीन काल में जो पंजाब से लेके ईरान तक की कोई एक ही सभ्यता प्रचलित थी, जिसका प्रसार आपको पश्चिमी सुमेर, बेबीलोन, मिस्र तक देखने को मिलता है। और यदि दीक्षितर महोदय की स्थापना स्वीकार कर ली जाती है तो द्रविड़ दक्षिण में थे, और यही द्राविड़ दक्षिण में जो थे वो साहसिक होने के कारण उन्होंने ही सिंधु घाटी और बेबीलोन जाकर वहां रहने वालों को अपनी सभ्यता से प्रभावित किया था। सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इससे आप टूटी कड़ियों को भी जोड़ देते हैं, और अगर इसको जोड़ ले रहे हैं तो खाली जगहों का अनुमान द्वारा पूर्ण करने से जो चित्र सामने आएगा वो यही है कि सिंधु सभ्यता वेद पूर्व की सभ्यता थी, और उसके भीतर भारत की वेद पूर्व संस्कृति के असंख्य उपकरण थे, और आर्यों का संघर्ष इसी सभ्यता वाले से हुआ था। और आर्य जब कश्मीर से नीचे उतर कर भारत में फैले तब उन्होंने इसी वेद पूर्व सभ्यता का भारतीय सभ्यता का आधार बनाया। तो ये चीज यहाँ पे निकल के कंक्लूजन आया, क्योंकि खुद लेके लोग आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सच में द्राविड़ लोग आए कहाँ से हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए कुछ बहुत क्लियर कट इनको नहीं। लेकिन अब अंततः इन्होंने बताया कि वो साहसिक कार्य के लिए गए होंगे, इस तरीके से उनका एक दूसरे से संपर्क हुआ था। अब यहाँ तक तो इन्होंने ये समझाया था। अब जो दूसरा टॉपिक समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं आर्य और द्रविड़ की संज्ञा। आर्य और द्रविड़ की संज्ञा यानी पाश्चात्य जो विद्वान है उनका मानना है कि अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरी लोग एक खानदान के थे। अल्पाइन, नार्डिक और ये, इसलिए आर्य और द्रविड़ों को भी दूर पर वे एक ही खानदान के मानते हैं, किंतु भारत में वो इन्हें एक नहीं मानते। श्री BS गुहा की छोटी सी पुस्तिका रेस ऑफ यूनिटीज ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया की समीक्षा करते हुए
सर आर्थर कीथ ने सन 1936 में लिखा था कि सीमा प्रांत के पठानों और त्रावणकोर के वन्य जातियों को मिलाने वाला सेतु अभी भी मौजूद है, लेकिन सभी विद्वान यही कहते जा रहे हैं कि भारत में प्रजातिगत जो भिन्नताएं हैं वे इस कारण कि भारत के सभी लोग भारत के बाहर से आए हैं। ये देखने की किसी ने कोशिश नहीं की कि भारत की वे जातियां कौन कौन है जिनका उद्भव और विकास भारत में ही हुआ है। जब यूरोप को हम कहते हैं जब यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से पाला, तब सन 1939 ईस्वी में जूलियन हक्सले ने कहा था कि प्रजातिवाद का सिद्धांत झूठा भी और खतरनाक भी है। आर्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में पहल सन 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने प्रयोग किया था और 1939 में आकर हिटलर ने प्रमाणित कर दिया कि आर्यों को प्रजाति मानने का सिद्धांत सचमुच खतरनाक है, कि आर्य एक प्रजाति है। भारत को भी ये नहीं मानना चाहिए कि आर्य और द्रविड़ नामक दो प्रजातियों के नाम हैं। मैक्स मुलर को जब अपनी गलती मालूम हुई, उन्होंने स्वयं घोषणा करके कहा था, जब मैं एरियन शब्द कहता हूं तो मेरा अभिप्राय न रक्त से होता, न अस्थि, बाल और खप्पर से। मेरा तात्पर्य केवल उन लोगों से है जो आर्य भाषा बोलते हैं, बस। आर्य शब्द का इतना ही अर्थ भारत के लिए भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। अब यहाँ पे आपको आर्य और द्रविड़ की संज्ञा देने के बाद में पहले तो पाश्चात्य विद्वान अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्यसागरीय लोगों को एक मानते, एक खानदान के। क्या आर्य और द्रविड़ को भी वो एक ही खानदान के मानते हैं? इसीलिए, लेकिन भारत में वो उन्हें एक नहीं मानते, आर्य और द्रविड़ एक है। अब ये श्री बी.एस. गुहा की छोटी सी पुस्तिका रेस ऑफ फिटनीज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया की जब समीक्षा हो रही है, तब कह रहे हैं कि आर्थर कीथ ने 1936 में लिखा था कि जो पठान और त्रावणकोर की सीमा प्रांत की जातियां हैं उनको मिलाने वाला सेतु अभी भी मौजूद है। लेकिन आप भारत में प्रजातिगत भिन्नता की बात कर रहे हो और भारत के सभी लोग ये बाहर से आए नहीं, ये सब सोचने की बात है, क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से पाला पड़ा है, रेसिज्म से यूरोप को। जब सन 1939 में जूलियन हक्सले ने कहा था कि प्रजातिवाद का जो सिद्धांत झूठा भी और खतरनाक भी है, पर हम अपने भारत के संबंध में देखें तो ये आर्य शब्द का अंग्रेजी में इस्तेमाल पहले 53 में मैक्स मुलर ने किया। अब 1853 में मैक्स मुलर ने भारत के संबंध में आर्य का प्रयोग कर दिया। फिर 39 में जाके हिटलर प्रमाणित कर देता है कि आर्यों का प्रजाति मानने का सिद्धांत कि आर्य एक प्रजाति है वो सचमुच बहुत खतरनाक है। तो वही बात कि आर्य और द्रविड़ दो प्रजाति हैं, इस चीज को मैक्स मुलर कहते हैं कि मैं इनको एक प्रजाति का नाम नहीं देना चाहता। अगर मैं कहता हूँ एरियन, तो एरियन का मतलब ना रक्त से है, ना अस्थि से, ना बाल से, ना खप्पर से, कुल मिला के मैं प्रजाति ये बात ही नहीं कहता। मैं जब भी आर्य भाषा बोलता हूँ बस आर्य शब्द का इतना ही अर्थ भारत के लिए ठीक है। इसी प्रकार जब द्राविड़ी शब्द की बात आई तो उसके बारे में भी कहते हैं कि प्रजातिवाचक नहीं है। यानी इससे ये क्लियर हुआ कि लोगों ने कह दिया द्राविड़ बोलूं मैं आर्य बोलूं, पर यहाँ पे ये रेसिज्म नहीं शो करता, प्रजातिवाचक नहीं है। हाँ, ये स्थानवाचक हो सकता है। यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रधानता आर्य वंश की होनी चाहिए, किंतु प्राचीन भारतवासी ये नहीं मानते थे कि द्रविड़ स्थान का विशेषण था और पंच द्रविड़ा में पुराण का द्रविड़ आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात इन पांचों को गिना करते थे। और भाषाओं को लेकर भी आर्यों और द्रविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं है। लैंग्वेज के आधार पर आर्य और द्रविड़ के बीच कोई मतभेद है नहीं है। द्रविड़ ऋषि यज्ञ के पुरोहित होते थे, उन्होंने शास्त्रों की भी रचनाएं की। इसी प्रकार तमिल के संगम साहित्य की रचना में भी बहुत से ब्राह्मण ग्रंथकारों का योगदान है। द्रविड़ शब्द संस्कृत के शब्द हैं जिनका निर्माण तमिल के वजन पर किया गया था। मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो द्रविड़ देश में बसते थे। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने को किया है। यथा आंध्र द्राविड़ भाषा, हमारे पूर्वजों ने द्रविड़ शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था और हमारे लिए भी यही उचित है कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का जहरीला अर्थ अपने में न ठूसे। अब देखिए आर्य के बारे में भी ये चीज क्लियर कर दिया गया और द्रविड़ के संबंध में भी कि रेसिज्म यूरोप में चलता होगा, पर उस रेसिज्म को हमारे यहाँ पे
नहीं लेके चलना आर्य और द्रविड़ के संबंध में। द्रविड़ शब्द हमारे यहाँ पे प्रजातिवाचक नहीं है, स्थानवाचक है। और अगर ऐसा होता, यूरोपीय परिभाषा देखते तो आपको गुजरात और महाराष्ट्र में ही आर्य वंश का प्रमाण दिखता, प्रधानता दिखता, और जगह नहीं दिखता। और द्राविड़ स्थान का विशेषण पंच द्रविड़ा में पुराणकाल द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन पांचों को गिना करते थे। हमारे यहाँ क्या द्रविड़ और आर्य को लैंग्वेज को लेके कोई बैरियर है? कोई बैरियर नहीं है। तमिल में आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथकारों का भी योगदान रहा है। और द्राविड़ शब्द जो है संस्कृत का शब्द है जिसका निर्माण तमिल के वजन पे हुआ है। मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है? जो द्रविड़ देश में बसते हैं। कुमारिल भट्ट ने उनका प्रयोग भाषा की सूचना देने को किया, यथा आंध्र द्रविड़ भाषा। इसलिए ये क्लियर हो गया कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का जहरीला अर्थ नहीं लेंगे। आर्य और द्रविड़ किसी भी आधार पे अगर देखें तो प्रजाति को नहीं सूचित करते हैं। भाषा भिन्नता से घबरा कर अलग प्रजातियों की कल्पना को सत्य मान लेना गलत है। संस्कृत की जितनी समानता यूरोपीय भाषाओं, देखिए संस्कृत की जितनी समानता यूरोपीय भाषाओं से है, उससे अधिक समानता भारत की आज की उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं में देखी जा सकती है। शब्द के स्थान पर शब्द बैठा कर भी हम भारत की एक भाषा के साहित्य को भारत की दूसरी भाषा में ले जा सकते हैं, किंतु यूरोप की जो भाषाएं संस्कृत की बहिनें कही जाती हैं, यूरोप की जो भी भाषाएं संस्कृत की बहिनें कही जाती हैं, उनका साहित्य इसी आसानी से भारतीय भाषाओं में नहीं लाया जा सकता। तो दूसरे में हमें आर्य द्रविड़ की जो संज्ञा दी गई उसको इन्होंने क्लियर कर दिया और ये भी बता दिया कि प्रजाति सूचक नहीं मानना। यूरोप में रेसिज्म है। इवन मैक्स मुलर ने 1853 में वो बात कही भी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरे एरियन शब्द का अर्थ आपको क्या निकालना है। और भारत के संबंध में भाषाई मतय किया, वो भाषाई विभिन्नता को हम रेसिज्म का बेस नहीं दे सकते। ये चीज दूसरे टॉपिक में इन्होंने क्लियर किया। अब इन्होंने बताया कि ठीक है, जैसे द्रविड़ कौन थे वैसे आर्यों का मूल स्थान क्या था। अब ये बता रहे हैं कि आर्यों का देखिए मूल स्थान क्या था। आर्य भारत में बाहर से नहीं आए। ये मानने का मुख्य आधार ये है कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद, जो मानव मात्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, वो भारत में है। अब ये कह रहे हैं कि देखो आर्य भारत से नहीं आए, क्यों? क्योंकि जो उनको मानने का मुख्य आधार है आर्यों का प्राचीनतम क्या है, प्राचीनतम साहित्य इनका वेद है, जो मानव मात्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, वो तो भारत में ही मिलता है। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि आर्य भारत के अन्य देशों से आए तो वेद में उन स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलते, अथवा उन देशों की याद क्यों नहीं करते जहां से वे आए होंगे। तो मतलब एक तो इन्होंने बताया कि देखो जो प्राचीनतम ग्रंथ है वेद भारत में ही था, तो दूसरी जगह से कैसे आए। और मान लो जैसे कोई व्यक्ति दूसरी जगह से आता तो अपनी जगहों का उल्लेख करता है, उन्होंने क्यों नहीं किया। तीसरा कारण ये है कि जो पहले से संबद्ध है, पश्चिमी विद्वान ये कहते हैं कि आर्य पहले मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में रहते थे। कहाँ? मध्य एशिया और रूस के दक्षिण, और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत गए। यदि यही बात ठीक है तो आर्यों ने वेद के समान कोई प्रमाणिक साहित्य अपने मूल स्थान में क्यों नहीं छोड़ा। मतलब कि आज भी अगर आप चाहें तो मध्य एशिया में आपको मिलना चाहिए उनका कुछ ना कुछ, वो वहां पे कुछ छोड़े ही नहीं। ये भी कि यदि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर था तो ऐसा क्यों है कि संस्कृत के शब्द भारत की सभी भाषाओं में तो बहुतायत से मिलते हैं, किंतु यूरोप की भाषाओं में उनकी संख्या बहुत कम है, वहां ज्यादा मिलने चाहिए। एक चौथा प्रमाण के रूप में ये भी बात काफी जोर से कही जाती है कि भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात परंपरागत आख्यानों में उनके उत्तर पश्चिम से आने की बात कहीं नहीं है। उल्टे उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के कांठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर पश्चिम की ओर भी फैले। ये भी कहा जाता है कि वेदों के अनुसार सोमलता मुंजवंत पर्वत पर पाई जाती थी, जो पंजाब के उत्तर में अवस्थित है। अतः आर्यों का मूल अभिजन पंजाब ही रहा होगा। संहिताओं में जिस सप्त सैंधव देश का उल्लेख मिलता वो भी इसी पंजाब में है। ये ठीक है कि वैदिक संहिताओं से यही विदित होता है कि आर्य जहाँ रहते थे उस देश को सप्त सैंधव कहते थे। बाद को अपने देश को ब्रह्मावर्त कहने लगे और उसके बाद भी चलकर मध्य देश। ये तीनों नाम ये संकेत देते हैं कि आर्य पहले सिंधु नदी और उनकी शाखाओं के पास थे, उसके बाद वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और अपनी भूमि को ब्रह्मावर्त कहने लगे, और उसके बाद कुछ और आगे बढ़ने पर उनका क्षेत्र मध्य देश हो गया। आर्यों के प्रसार की दिशा प्रयाग से पंजाब की तरफ नहीं थी,
पंजाब से फैलकर प्रयाग गए हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि आर्य आदि आरंभ से ही सप्त सैन्धों में रहते आए थे, तो उनके साहित्य से ये क्यों जाहिर होता है कि सब सिंधु के किनारे उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। दस्युओं और निषादों से लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और भारत में आगे बढ़ने पर उन्हें काफी मशक्कत हुई थी। द्रविड़ों और आर्यों के मूल स्थानों के बारे में जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं, वे सब अनुमान और अटकल पर आधारित है, किंतु तब भी आर्यों के मूल अभिजन की समस्या उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी द्रविड़ को लेकर। मतलब कि आर्य को लेकर तब भी कुछ कंफर्मेशन है, लेकिन द्रविड़ को लेकर ज्यादा समस्या है कि उनका मूल स्थान क्या था। उदाहरणतः आर्य उन देशों की याद जो आर्य हैं उन देशों की याद क्यों नहीं करते जहां से वे आए हैं। इस प्रश्न का समाधान इस अनुमान से मजे में हो जाता है कि उन दिनों भारत और ईरान के बीच सीमा नाम की कोई चीज नहीं थी। अब प्रायः ये मत बहुग्राह्य हो गया है कि आर्यों का मूल अभिजन रूस का दक्षिण भाग ही था और वहीं से आर्यों की कुछ शाखाएं पश्चिम की ओर चलकर यूरोप गई होंगी और कुछ शाखाएं ईरान। उस समय ना तो देश बने थे, ना मानव की टोली का एक भाग दूसरे से तक जाता था। लोग धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ते थे और जहां जीवन यापन की उन्हें सुविधा होती थी वहां वे सदियों तक रुक जाते थे। इस क्रम में दक्षिणी रूस से ईरान तक जाने में उन्हें कई सौ वर्ष लगे होंगे और ईरान से भारत आने में भी शताब्दियां। अतः यदि भारत को आर्यों ने अपने लिए सर्वथा नया देश समझा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बीच आर्यों की मूल भाषा कहाँ उत्पन्न हुई, उनका मूल रूप क्या था, ये सब जानने का हमारे पास कोई आधार है नहीं। ऐसी स्थिति में इतना अनुमान यथेष्ट समझा जाना चाहिए कि जो आर्य मध्य एशिया से यूरोप गए उनके साथ मूल आर्य भाषा का वही रूप गया जिसे लेकर ईरान जाने वाले आर्य ईरान पहुंचे थे। बाद को इन दो शाखाओं के आर्य परस्पर कभी मिले नहीं, अतः उनकी भाषा स्थानीय प्रभावों से भीगते भीगते अंत में बहुत अलग हो गई। जब आर्य ईरान में थे तो उस समय संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो नहीं एक ही थी। जब आर्य ईरान में थे तो उस समय संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो नहीं एक ही थी। जिंदवेस्ता के श्लोक संस्कृत श्लोकों में आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, किंतु यही समानता आज की फारसी और हिंदी में नहीं पाई जाती। यद्यपि हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाएं एक ही खानदान की हैं। ये भेद इस कारण हुआ कि विशेष प्रकार की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईरान में प्रचलित संस्कृत बदलते बदलते फारसी हो गई और भारत में संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं फारसी से बहुत भिन्न हो गई। तब भी ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत की रक्षा केवल भारतवर्ष में हुई और देशों में संस्कृत के कुछ थोड़े से शब्द बचे मिले जो कठिनाई से पहचाने जाते हैं। भारत में वे अपने मूल रूप में विद्यमान है और देशों में अगर देखें तो आर्यों की मूल भाषा रूपांतरित होकर नई नई भाषाओं में तब्दील हो गई। केवल भारत में संस्कृत ने नई भाषाओं को जन्म देकर उस अस्तित्व को कायम रखा। उसमें आज भी पत्र निकलते, नया साहित्य लिखा जाता और बौद्धिक विषयों पर शास्त्रार्थ भी होते हैं। आर्यों की शाखाएं जब यूरोप और ईरान की ओर चली तब आर्यों को लेखन का ज्ञान था या नहीं ये अज्ञात है, किंतु ये माने बिना नहीं चल सकते कि आर्य ईरान से पंजाब ईसा से 3000 वर्ष पहले पहुंच चुके थे अथवा उस समय ईरान से पंजाब तक वे सर्वत्र भरे पड़े थे। वेदों की रचना का शुरुआती काल आरंभ उन्होंने कदाचित बाद को पंजाब आने पर किया, किंतु अपनी सभ्यता का विकास वे उससे पहले से करते आ रहे थे। वेद की ऋचाएं किसी असभ्य या अर्धसभ्य जाति की रचना नहीं है। अगर कोई वेद की ऋचाओं की रचना करे तो कोई असभ्य या अर्धसभ्य जाति नहीं करेगा। उनसे संकेती सभ्यता अत्यंत पुष्ट और परिमार्जित दिखाई देती तथा वेदों की शैली साहित्य की सुविकसित शैली मानी जाती है। सोचने की एक बात यह भी है कि वेदों के सुप्त समाचार पत्रों के स्तंभ नहीं है जिनमें शाम की घटनाएं सुबह को छप जाती हैं, ना वे दैनिक के पृष्ठ हैं जिनमें ऋषि हर रोज की घटनाएं लिखा करते थे। वेद साहित्य और साहित्य में मुख्यतः ऐसी घटनाएं ही प्रवेश पाती हैं जो परंपरा में समा चुकी हो। इस दृष्टि से वेदों को यदि 1500 ईस्वी पूर्व की रचना माने तब भी यही समझना चाहिए कि उन्हें उल्लेखित घटनाएं 1500 वर्ष पूर्व की घटनाएं रही होंगी। जो लोग ये मानते हैं कि आर्य ब्रह्मावर्त देश के वासी थे और वहीं से वो ईरान और यूरोप की ओर गए, उनके विरुद्ध दो युक्तियां अत्यंत प्रबल हैं। पहली तो ये है कि भारत की भूमि इतनी सुखदायी नहीं रही है कि जो जाति यहाँ एक बार बस गई वो फिर कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेती। यूची, शक, हूण, तुर्क, मंगोल ये भारत आकर फिर भारत से नहीं गए।
वे मध्य एशिया से आए थे। यहाँ की जमीन पथरीली और अनउर्वर थी। मतलब वहां से आए थे मध्य एशिया से, वहां की जमीन पथरीली अनउर्वर थी। फिर वे इस स्वर्ग यानी भारत को छोड़कर बाहर जाते क्यों? ऐसी स्थिति में आर्य अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हों, ये मानने की बात ही नहीं है। यदि ये कहें कि वे अपनी संस्कृति का प्रचार करने को भारत से बाहर गए, तो ये युक्ति भी ठोस नहीं लगता, क्योंकि उस समय सारे भारतवर्ष ने आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था। और संस्कृति प्रचारक कार्यों के लिए इस देश में ही बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र खुला था, तो बाहर क्यों जाते? और ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश सप्त सैंधव था। यही वो भूभाग है जहां मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण मिले। आर्य संस्कृति से संबंधित जातियों के अब तक जितने भी पुराने निशान मिले हैं, उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्रमाण। यदि किसी प्रकार ये साबित किया जा सके कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, तभी ये कहने का एक ठोस आधार मिल सकता है कि आर्यों का मूल अभिशन मध्य एशिया नहीं भारतवर्ष था। किंतु जब तक ये नहीं होता, हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य भिन्न सभ्यता थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और यह पूजा आर्यों के यहाँ विलंब से गृहीत हुई, और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध। 18वीं सदी तक भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है। 18वीं सदी तक भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है, अथवा ये कि आर्य और द्रविड़ दो हैं और दोनों के पूर्वज इस देश में बाहर से आए थे। तब सन 1786 में सर विलियम जोन्स ने यह स्थापना रखी कि यूनानी, लातीनी, गोथिक, केल्टी, पारसी, संस्कृत ये सभी भाषाएं किसी एक ही भाषा से विकसित हुई। इस पर से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ हुआ और विश्व की विद्वान मंडली इस अनुसंधान से सानंदचकित रह गई कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं, पश्चिमी एशिया की जैन, फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्द और आर्मीनियन भाषाएं तथा यूरोप की इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जर्मन, अंग्रेजी, टेटोनिक, स्लोवेनिक, लिथुआनियन, लातिनी, अल्बेनियन आदि भाषाएं किसी एक स्रोत से निकली हैं। इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों को पंडितों ने हिंद जर्मन, हिंद यूरोपीय, हिंद ईरानी तो केवल आर्य कहना शुरू किया और वे इस संधान में लगे कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा है, चूंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा फारसी और संस्कृत का सामीप्य बहुत अधिक था। इसलिए अनुमान ये हुआ कि आर्य जब अपना मूल स्थान छोड़कर अलग जाने लगे, तब उस शाखा के लोग जो शाखा ईरान और भारत की ओर चली थी, परस्पर अधिक दिनों तक साथ रहे। आर्यों का हिंद ईरानी नाम इसी शाखा की प्रमुखता के कारण पड़ा और यही कारण है कि संस्कृत और फारसी में अधिक निकट का संबंध है। जब ये विचारधारा चल निकली, सारे संसार के पुरातत्वविदों, निवरण शास्त्रियों और भाषा तत्वज्ञों के बीच एक कोलाहल सा मच गया और तरह तरह के अनुमानों से ये सिद्ध किया जाने लगा कि आर्यों का मूल अभिजन कहाँ था। ऋग्वेद के उषा सूक्त में उषा के लिए ऋषियों ने जो भक्ति दिखलाई, उस पर से यह अनुमान निकला कि अवश्य यह भक्ति उस उषा के लिए है जो उत्तरी ध्रुव के पास उदित होकर महीनों तक ठहरी रहती है। भारत में उषा का सौंदर्य क्षणस्थायी होता है, तो उसे देखकर ऐसे भक्तिपूर्ण उद्गार नहीं प्रकट किए जा सकते थे। इसलिए निश्चित है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव के पास था। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, तरीम तरसाम शतम हिमा, अर्थात हिम 100 वर्ष जी। इस पर से ये मत चल निकला कि आर्य शीत प्रधान देश में रहते हैं। महाभारत में वर्णन है कि सुमेरु पर्वत पर एक दिन और एक रात एक वर्ष का होता है। इसी कल्पना की पुष्टि मिली कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। अपनी ओरायन नामक अंग्रेजी पुस्तक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का मूल स्थान था। मिस्र के अल अरमनी नामक स्थान की खुदाई से पता चला कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व वहां जो राजे थे, उनका नाम संस्कृत नामों से मिलता जुलता है, यथा आर्तमन्य, यश दत्त, सुतर्ण इत्यादि। इससे भी अधिक रोचक बात यह हुई कि एक संधि पत्र की प्राप्ति हुई है, प्रति मिली है, जो हित्ती और मित्तनी राज्यों के बीच की गई संधि का सूचक है। इस संधि का समय ईसा से 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस संधि पत्र में इंद्र, वरुण और नासत्यो, अश्विनी कुमार इन 3 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इससे ये तो प्रमाणित नहीं हुआ कि ईसा पूर्व 1400 तक भारत आए नहीं थे, किंतु ये सिद्ध हो गया कुछ समय मिस्र, पोटामिया, सीरिया आदि में आर्य भाषा और आर्य सभ्यता वर्तमान थी। भले ही वहाँ के लोग आर्य वंश के नहीं रहे हों। यह इलाका उन लोगों का है जिन्हें अब हम शामी कहते हैं। इस प्रकार ईस्वी पूर्व 1500 के आसपास आर्य भाषा रूस से दक्षिण पूर्व की ओर सामी इलाकों,
ईरान और भारतवर्ष तक पहुंच चुकी थी और उत्तर में कदाचित वो लिथुआनिया तक फैल चुकी थी। लिथुनियन भाषा की प्रकृति विचित्र है। उसका प्राचीनतम रूप 1500 ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं मिलता, किंतु जो रूप मिलता है वो संस्कृत के अत्यंत समीप है, बल्कि वो आर्य भाषा का वो रूप है जो वैदिक संस्कृत से पहले रहा होगा। कोई कारण हुआ जिससे लिथुनियन पहुंचे जाने पर आर्यों का प्रारंभिक भाषा अपने प्राचीनतम रूप में ज्यों की त्यों बनी रही। आर्य भाषा के इस भौगोलिक विस्तार का कारण क्या था? कैसे यह भाषा एक ओर तो लिथुआनिया में दिखाई देता, दूसरी ओर सामी इलाकों में? अवश्य ही आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण अथवा दक्षिणी रूस में था, जहाँ से उनकी भाषा ने एक ओर तो लिथुआनिया में प्रवेश पाया, दूसरी ओर मिस्र, ईरान और मेसोपोटामिया था। अनुमान होता है कि आर्य भाषा का जब इतना प्रचार हो चुका था तब आर्य लोग भारत आए। संस्कृत भाषा इन देशों में आर्यों के साथ ही आई और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में प्रख्यात हैं, उसकी रचना उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। अतएव मूल अभिजन उनका चाहे जहाँ रहा हो, किंतु उनका अपना देश भारतवर्ष ही हुआ। आर्य शब्द की उत्पत्ति री धातु से बताई जाती, जिसका अर्थ री की होता है गति। आर्य कदाचित गत्वर घुमक्कड़ लोग थे। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर जब वे भारत पहुंचे, यहाँ की उर्वरा धरती ने उनके घुमक्कड़ स्वभाव को बदल दिया और यहाँ जमकर उन विचारों को वास्तविकता का जामा पहनाने लगे जो उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत में कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाबी उनकी आरंभिक वासभूमि है और उनके पौरुष के प्रथम क्रीड़ा क्षेत्र। इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया वो कालक्रम में सारे भारत की संस्कृति बन गई। तो आर्य के संबंध में बताते बताते उन्होंने काफ़ी डिटेल से इतनी चीज़ों को बताया कि आखिर आर्य कहाँ से आए थे, उनका मूल स्थान क्या था, और बहुत सारे मत को लेके अगर देखें तो मत में भिन्नता भी है, लेकिन कुल मिला के इन्होंने आर्यों के संबंध में ये सारी चीजें बताई। अब यहाँ पे है कि देवासुर संग्राम का भूगोल क्या है। देवासुर संग्राम, अब यहाँ पे देखिए द्राविड़ के संबंध में इन्होंने बात कर लिया, आर्य द्राविड़ संज्ञा की बात कर ली और आर्यों की उत्पत्ति स्थल जो भी चीजें थी आर्य के संबंध में बात किया। देवासुर संग्राम का भूगोल बता रहे हैं कि वेदों में जो है, देखें तो वेदों में भारत जो है बाहरी स्थानों का उल्लेख नहीं होने के कारण ये निष्कर्ष से ही मालूम होता है कि साहित्य रचना का काम आर्यों ने भारत में बस जाने के बाद शुरू किया। ये तो है कि वेदों में जो है भारतीय जो है बाहरी स्थानों का उल्लेख नहीं होने के कारण ये लगता है कि जब आर्य यहाँ बस गए तब जो है आरंभ किया उन्होंने वेद की रचना के संबंध में जो भी बातें थी। किंतु आर्य जनता के बीच उन दिनों जो कहानियां प्रचलित रही होंगी, जो भाव चलते होंगे, वो भी क्या सबके सब वही रहे होंगे जो भारत आने पर उत्पन्न हुए थे। दक्षिण रूस से ईरान और अफगानिस्तान तक आर्यों ने हजारों वर्ष तक जो संघर्ष झेला था, उस संघर्ष की कहानी वे भूल गए होंगे, किंतु उनका कुछ ना कुछ अमित संस्कार उनके भीतर तो रहा ही होगा और इस संस्कार की बहुत सी बातें आर्यों के साहित्य में लिखी भी गई होंगी, जिन्हें भारत बाहरी घटनाओं की छाया बताने का कोई मार्ग नहीं है। उदाहरण लें तो महाप्लावन की जो कथा हमारे पुराणों में मिलती, वही कथा भारत से बाहर सामी लोगों में भी प्रचलित है। भारत में इस प्लावन के नायक तो मनु थे और सामी देशों में हजरत नूह थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन दिनों ये प्लावन आया तो उन दिनों सामी लोगों के पूर्वजों और प्राचीन आर्य एक ही स्थान पे रह रहे थे। मतलब ये भी एक चीज संबंध देखा जा रहा है कि हम लोग तो जैसे कामायनी में मनु और श्रद्धा की बात करते हैं, ऐसे करें सामी देशों में अगर देखें हजरत नूह और महाप्लावन की घटना अगर यहाँ हुई तो वहां भी हुई। इसका मतलब दोनों ऐसे जुड़ कैसे सकते, इतना इंटरलिंक कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे देवासुर संग्राम की कहते हैं कि जो कथा हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं उसके पीछे वास्तविकता क्या, वे असुर कौन थे जिनसे देवों का युद्ध हुआ। लगता है ये घटना भी तभी घटी थी जब आर्य भारत नहीं आए थे, जब वे भारत से बाहर अभी ईरान अथवा उनकी पूर्वी सीमा के पास ही थे। प्राचीन आर्य साहित्य में उल्लेखित घटनाएं ऐसी नहीं है कि वे सब की सब भारत में ही हुई हों। उस समय भारत और ईरान दो देश नहीं थे। असल में पश्चिमोत्तर भारत से लेकर ईरान तक का भूभाग उस समय एक ही देश के समान लगता होगा। हमारा अनुमान है कि हमारे पुराणों में वर्णित कुछ घटनाएं वे हैं जिनका लीला क्षेत्र ईरान से लेकर भारत के पश्चिमी तक का भूभाग था। आर्यों की हिंद ईरानी शाखा दक्षिण रूस से निकलकर जब ईरान की ओर बढ़ी तब ईरान पहुंचते पहुंचते कदाचित उनकी भी दो शाखाएं हो गई। उनमें एक
शाखा ने भारत आकर वेदों की रचना की और दूसरी शाखा ने ईरान में रहकर जीन अवस्था ग्रंथ का निर्माण किया। जीन अवस्था की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। ये समानता केवल तत्सम शब्दों को लेकर नहीं है, प्रत्युत दोनों भाषाओं के व्याकरण भी बहुत कुछ समान है। एक विचित्र बात यह है कि प्राचीन जिंद भाषा में असुर का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस होता है। जिंद भाषा में कह रहे हैं असुर का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस है। जिंद की वारिश भाषा फारसी में भी देव, प्रेत अथवा राक्षस को ही कहते हैं, किंतु भारत में असुर का अर्थ राक्षस होता है, सुर का अर्थ देव या देवता होता। अजब नहीं है कि जिस देवासुर संग्राम की गाथा ने पुराणों में विकास पाया वो आर्यों की इन्हीं दो शाखाओं के बीच लड़ा गया। जिंद भाषा भाषियों का प्रधान देवता अहुर मज था, जो असुर महत का रूपांतरण मालूम होता है। जिंद भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषियों से इस कारण हुआ कि देवताओं के बारे में उनकी कल्पनाएं अलग थी। जिंद भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषी जो संस्कृत बोलने वाले थे उनसे सिर्फ इसलिए कि उनकी कल्पनाएं अलग है। जिंद अवस्था में मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, मित्र, वरुण, अग्नि, पर वहां पे इंद्र को कहीं नहीं स्थान दिया गया, उपास्य नहीं माना गया। जीन अवस्था में इंद्र का समावेश उन देवों में किया गया जो असुर नहीं है, जो असुर के विरोधी हैं, और इस कारण वो घृणा योग्य है वहां पे। अच्छा, जीन अवस्था में ये भी है कि असुर को देवता मान रहे हैं और देवता के विरोधी मान रहे हैं इंद्र को। इस संग्राम में आर्यों के विरुद्ध केवल आर्य ही थे अथवा और लोग भी, ये कहना भी कठिन। यदि मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता के लोग वहां थे तो अजब नहीं है आर्यों से संघर्ष उनका भी हुआ होगा। जिन लोगों को आर्यों ने दास, दस्यु, निषाद, अनास और शिश्र देवा कहा, उनसे आर्यों की मुठभेड़ केवल भारत आकर हुई, ये बात बहुत समीचीन नहीं लगता। वेद और पुराण कुछ दैनंदिनी नहीं है कि हम ये समझे कि उनमें वर्णित घटनाएं ठीक उसी काल की घटनाएं हैं जब वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था। साहित्य के नियम से घटनाओं को तो प्राचीन ही होना चाहिए और पौराणिक रूप धारण करने में तो घटनाओं को सहस्त्राब्दी लग जाता है। देवासुर संग्राम की जो कल्पना बाद को विकसित हुई उसमें विष्णु बराबर देवताओं की ओर और शिव सदैव असुरों की ओर थे। इसका कारण क्या था? शिव की पूजा के चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। उस सभ्यता के निर्माता यदि द्रविड़ थे तब भी, यदि द्रविड़ नहीं थे तब भी, पंजाब से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। इन इलाकों में कई प्रकार के अन्य लोग भी रहे होंगे जिनका अब इतिहास नहीं मिलता। आर्यों का संघर्ष इन सभी लोगों से हुआ होगा जिसका प्रतिनिधि वैदिक साहित्य में अत्यंत परिवर्तित रूप में सुनाई देता है। तो मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि देवासुर संग्राम के भूगोल के संबंध में अगर कह रहे हैं कि वेदों में अगर देखें तो जो जब आर्य आए होंगे, आर्य के आने से ही ये चीज लिखा जाने लगा। तो अगर ये दक्षिण रूस से, ईरान, अफगानिस्तान से आर्यों ने हजारों वर्ष तक जो संघर्ष किया, जो भी चीजें थी, तो क्या वो चीजें उन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा? ये एक एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया कि भारत अगर बाहरी घटनाओं की छाया बताने का अब कोई मार्ग नहीं है तो एक महाप्लावन जो हुआ उस विभीषिका में करें। अगर हमारा जो पुराण है, जिसे हमारे यहाँ पुराण है, उनके यहाँ जैन अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि भारत से बाहर सामी लोगों में भी ये प्रचलित है कि महाप्लावन की घटना हुई थी। हमारे यहाँ अगर प्लावन के नायक मनु तो उनके यहाँ हजरत नूह है। इसका मतलब जिन दिनों ये प्लावन आया था उन दिनों सामी लोगों के पूर्वज और प्राचीन आर्य एक ही स्थान पर रह रहे होंगे क्योंकि महाप्लावन की घटना दोनों को पता चल गया। देवासुर संग्राम की कथा हम लोग कहाँ पढ़ते? पुराणों में पढ़ते हैं। और अगर पुराणों में हम पढ़ते हैं उनके यहाँ जैन अवस्था में होता है। बस ये है कि आर्यों की हिंद ईरानी शाखा दक्षिण रूस से निकलकर जब ईरान की ओर बढ़ी, ईरान पहुंचते पहुंचते उनके दो ब्रांच हो गए। इनमें से एक शाखा ने भारत आकर वेदों की रचना की होगी और दूसरी शाखा ने ईरान में जाकर, मतलब वही आर्य की बात कर रहे हैं कि जब ये आर्य थे, इनकी हिंद ईरानी शाखा जब दक्षिण रूस से निकली, दो पार्ट में बटी। जब वो ईरान की तरफ गई, ठीक, तो जब ईरान की ओर बढ़ी और ईरान पहुंचते पहुंचते दो ब्रांच में बटी, तो एक भारत आकर वेद की रचना किया, दूसरा ईरान में जैन अवस्था की किया। अब जो जैन अवस्था है उनकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। समानता केवल तत्सम शब्दों को लेकर ही नहीं है, प्रत्युत दोनों भाषाओं का व्याकरण भी अगर देखें तो आपको जैन अवस्था का और उसका वेदों का मिलता जुलता दिखेगा। विचित्र बात यह है कि प्राचीन जो जैन भाषा उनमें असुर का अर्थ देवता है। जैन अवस्था में असुर को देवता कहेंगे, हमारे यहाँ राक्षस कहेंगे, और वहाँ देवता का अर्थ राक्षस है। जिंद की जो है वारिश भाषा फारसी में भी देव, प्रेत अथवा राक्षस को ही कहते हैं, किंतु भारत में असुर का अर्थ राक्षस और सुर का अर्थ देव या देवता होता है। यहाँ अंतर हो गया। तो कह रहे कि अजब नहीं है कि जिस देवासुर संग्राम की गाथा ने पुराणों में भी स्थान पाया वो आर्यों की इन्हीं दो शाखाओं के बीच लड़ा गया।
जैन भाषा भाषियों के प्रधान देवता हुरमज़ थे, जो असुर महत का रूपांतरण है। जैन भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषियों से किस बात को लेके है? बस इस कारण हुआ कि देवताओं के बारे में उनकी कल्पनाएं उनसे अलग है। मतलब एक ही जगह से दो ब्रांच निकलता, दोनों के देवताओं अलग है। महाप्लावन की जगह की बात की जाए वो भी एक है, तो ऐसा लगता है एक ही समय रहा होगा। बस भिन्नता इस बात को है कि कल्पना देवता को लेके अलग हो गया। जहाँ वो देवता को अपना जहाँ वहां पे असुर को देवता मान रहे हैं, वहां असुर को हम राक्षस मान रहे हैं। जैन अवस्था में जहाँ मित्र, वरुण, अग्नि ये वैदिक देवता की तो सत्ता है, पर वहां पे इंद्र को उपास्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असुर, देखिए जैन अवस्था में इंद्र का समावेश उन देवों में किया जाता है जो असुर नहीं है। असुर मतलब जो देवता नहीं है। असुर देवता का वो विरोधी है, तो उनके यहाँ पे इंद्र को देवता का विरोधी कहा गया। हमारे यहाँ तो इंद्र देवता वाले ही उसमें आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। फिर देवासुर संग्राम की जो कल्पना बात को विकसित हुई, उसमें विष्णु के संबंध में बताया, शिव सदैव असुरों के ओर रहे हैं। अब उनके यहाँ असुर का मतलब हो जाएगा देवता, हमारे यहाँ राक्षस। तो ये इस तरीके से देवासुर संग्राम का जिक्र किया है। अब ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में बताते हैं कि ऋग्वेद जो है उसका रचना काल, देखिए ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। पहला तो यही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके काल निर्णय का प्रश्न भी इतना ही विलक्षण है कि कोई तो इसे 75,000 वर्ष पुराना मानता है और कोई इसे तो सिर्फ 200 वर्ष पूर्व की चीज मानता है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद के बाद रचित कल्पसूत्रों की रचना काल को ईसा से 4700 वर्ष पूर्व और ऋग्वेद का रचना काल लगभग 6500 साल पूर्व माना। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल ईसा से 45 माना। उनके मत से सारे मंत्र एक साथ नहीं बने। ऋषियों और उनके वंशधरों ने समय समय पर हजारों वर्षों में मंत्र बनाए। इस तरह कुछ ऋचाएं 10,000 वर्षों की हैं, कुछ 8,500 की हैं, कुछ 7,500 की हैं। सभी प्राचीनतम ऋचाएं ऋग्वेद की ही हैं। ये है इस संबंध में सबसे उत्साह युक्त दृष्टिकोण मिलता है डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त का, जो ऋग्वेद को मानते हैं कि 50 से 75,000 वर्ष पुराना है। पंडित राम गोविंद त्रिपाठी, ऋग्वेद में ऐसे अनेक अनेक मंत्र हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद का निर्माण काल 18,000 से लेकर 50,000 वर्ष के बीच है। मैक्स मूलर का मानना है कि ऋग्वेद ईसा से 1200 से 1000 वर्ष पूर्व है। इसके विपरीत विंटर नीच का मानना है ऋग्वेद की रचना ईसा से 2500 वर्ष पूर्व हुआ। श्री जयचंद विद्यालंकार ने प्राय बिंटी राज के मत को माना है, मतलब से 2500 वर्ष। वेदों का एक नाम श्रुति भी है, जिसे यह अनुमान होता है कि वेदों की रचना मौखिक ही हुआ करती थी और मौखिक ही लोग उन्हें याद भी कर लेते थे। जब मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो उन्हें संहिताओं में बांट दिया गया और भारत में लेखन का प्रचार 3,000 वर्ष पूर्व हुआ। ये प्रमाणित बात है कि मंत्र लिखे जाते थे, केवल कंठस्थ किए जाते थे। इसका अनुमान हम जो चाहे लगा सकते, किंतु कृष्ण द्वैपायन बोल कर लिखाते थे, ये संदिग्ध बात नहीं है। मतलब कृष्ण द्वैपायन के संबंध में वो बोल कर लिखाते थे। वेद जिन संहिताओं में हमें मिलता है उनका संपादन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया, जो महाभारत काल में जीवित थे। महाभारत का युद्ध ईसा से 1400 साल पूर्व था। इस मत का भी भारतीय परंपरा से मेल नहीं बैठता। भारतीय परंपरा के अनुसार कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के राज्यकाल में हुआ। परीक्षित के पिता अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे। अतः महाभारत की लड़ाई ईसा से कोई 3,000 वर्ष पूर्व हुई होगी और उससे 400 साल पूर्व संहिताएं लिखी गई होंगी। उससे भी 700 वर्ष पूर्व कहीं वेदों की रचना हुई होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋचाएं ईस्वी पूर्व 2500 से बनने लगी और ईस्वी पूर्व 1800 अर्थात 700 वर्ष तक बनती रही। ईस्वी पूर्व 1800 के आसपास वेद संहिता में लिखे जाने लगे तथा वेद व्यास कृत संहिताओं का निर्माण 1400 में संपूर्ण हो गया। देखिए कितने मतभेद है लेकिन बात तो वही है ना कि जो थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा मिलाने पे माना तो उसी को जाएगा। तो कितनी चीजें लेके सिर्फ ऋग्वेद के समय को लेके उसके काल को लेकर ही इतना मतभेद है कि आर्यों का नहीं समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कोई 75 मानता है, कोई 200 वर्ष पूर्व मान रहा है। जैकोबी है, जर्मन विद्वान है।
और इन्होंने ऋग्वेद के बाद रचित कल्पसूत्रों का रचना काल 4700 माना। ऋग्वेद का रचना काल 6500 साल पूर्व भी माना गया। तिलक जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना काल ईसा से 4500 मानते हैं। उनके मत से सारे मंत्र एक साथ नहीं बने होंगे, समय लगा होगा। इसके बाद अविनाश चंद्र दत्त काकी ऋग्वेद का 50 से 75 वर्ष पुराना मानते हैं। राम गोविंद त्रिपाठी के संबंध में बताया गया 18,000 वर्ष से लेके 50। मैक्स मुलर का जो मानना है ये 1200 से 1000 और विंटर निच का मानना है ऋग्वेद की रचना 2500 वर्ष। यहाँ से आप देखते हैं फिर यही विद्या अलंकार भी विंटर निच वाला मानते हैं 2500। और फिर ये होता है कि इसी वेद को जो है श्रुति भी कहा जाता है, सुना, क्योंकि एक तरीके से वेदों की रचना ऐसा लगता है मौखिक ही हुआ है और मौखिक ही लोग उनको याद भी कर लेते थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा संख्या हो गया तो उनको संहिताओं में बांट दिया गया। फिर बाद में भारत में लेखन का प्रचार 3000 वर्ष में हुआ। और वेद जिन संहिताओं के संबंध में बताया गया कि कौन बोल कर लिखाता था, कृष्ण द्वैपायन, और संपादन भी इसका कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया। महाभारत काल में थे ये, और महाभारत का युद्ध ईसा से 1400 साल पूर्व हुआ था। तो भारतीय परंपरा के अनुसार कलयुग के संबंध में कह रहे, कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के राज्यकाल में, और परीक्षित के पिता अभिमन्यु थे जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे। तो इस तरह ईसा से कोई 3000 वर्ष पूर्व जो है हुआ होगा, और उससे 3000 से 400 साल पूर्व करें संहिताएं होंगी और 400 से 700 वर्ष पूर्व वेद की रचना हुई होगी। और इस प्रकार हम ऋचाएं ईसवी पूर्व 2500 से मानते हैं कि बनने लगी होंगी, और ईसा पूर्व 1800 अर्थात 700 वर्ष तक बनती रहेंगी। ईसा पूर्व 1800 के आसपास वेद संहिता में लिखे जाने लगे। वेद व्यास की संहिताओं का निर्माण ईसवी पूर्व 1400 में संपूर्ण हुआ होगा। लेखन कला और लिपि के संबंध में क्या है? सिंधु सभ्यता में लिखावट के जो नमूने मिले हैं उनसे ये प्रत्यक्ष है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत में लेखन कला का प्रचार था। मतलब सिंधु सभ्यता में जो लिखावट है उसमें से बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत में लेखन कला का प्रचार था। ये मानने का कोई आधार नहीं हो सकता कि जब आर्य आए उन्होंने लेखन की इस प्रणाली को छोड़ दिया और भारत से सदियों की लेखन कला का प्रचार उठ गया। मान्य बात ये हो सकता है कि लेखन का प्रचार सिंधु सभ्यता में भी था और वो बाद की सभ्यता में भी जारी रहा। तभी सिंधु सभ्यता की लिखावट जो अब तक नहीं पढ़ी गई है के बाद हम लिखावट का दूसरा प्रमाण भारत में ईस्वी पूर्व 3वीं सदी में सम्राट अशोक के अभिलेखों में पाते हैं। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी भाषाओं की लिपियां उद्भूत हुई। अपवाद केवल उर्दू भाषा है जो आज भी फारसी लिपि में लिखी जाती है। मौर्य युग और उसके बाद की 2-1 सदी में ब्राह्मी के साथ खरोष्टी भी आया जिसका उपयोग पश्चिमोत्तर भारत के लोग करते थे। ये लिपि फारसी अरबी लिपियों के ही समान दाईं से बाईं लिखी जाती थी, किंतु ये लिपि भारत में फैलने में असमर्थ रही। उसका प्रयोग ईसा के जन्म के पूर्व भी भारत में अवरुद्ध हो गया। तो लिपि के संबंध में सीधी सी बात ये है, कंफर्म कर दिया गया कि सिंधु सभ्यता में जो है नमूने मिले हैं जो भी लिखावट की ईसा से 3000 ईस्वी पूर्व की बात की गई है। लेखन कला का प्रचार था, ये नहीं था कि जब आर्य आए या उनके ना आने से उसके पहले था। और सिंधु सभ्यता में भी भले ही कि सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली अभी तक नहीं पढ़ी गई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ईस्वी पूर्व 3वीं सदी में कह रहे हैं अशोक का अभिलेख जो था ब्राह्मी में मिला, और ब्राह्मी से ही जितनी भी भाषाएं उनकी लिपियां इसी ब्राह्मी से, केवल उर्दू अपवाद है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। और मौर्य युग उसके बाद की 2-1 सदियों में ब्राह्मी के साथ खरोष्टी आया, और खरोष्टी आपको पश्चिमोत्तर भारत के लोगों में देखने को मिलता है। ये लिपि फारसी अरबी लिपियों के ही समान जो है दाईं से बाईं लिखा जाता है। ये चीजें हैं। किरात जाति के संबंध में देखिए, किरात बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था किरात जाति के बारे में। अब यहाँ पे किरात जाति के बारे में बताए हैं कि संस्कृत भाषी आर्यों ने एक और जाति के लोगों का उल्लेख किया है जिनका रंग पीला होता था और आकृति उनकी चीनी लोगों जैसी होती थी। तो किरात जाति के बारे में, ये जो संस्कृत भाषा बोलने वाले आर्य थे वो एक और जाति के लोगों का उल्लेख करते जिनका रंग पीला और आकृति चीनी लोगों के समान थी। इस वर्ग के लोगों को आर्य जो है किरात कहते थे, जिनकी आकृति पीला और आकृति चीनी होता था, रंग पीला। महाभारत के जो विख्यात योद्धा राजा भगदत्त पूर्वी भारत के थे और उनकी सेना म्लेच्छों और किरातों से ही बनी थी। अर्जुन से शिव का जब युद्ध हुआ तब शिव जी किरात वेश में थे। यानी किरात वेश में मतलब इसी पे किराता अर्जुनियम भी लिखा गया है, पता है, यही है। अब देखिए किरात जाति के बारे में क्या क्या चीजें बताया गया कि जो किरात जाति है
इनका पहले तो आकार पीला होता, आकृति इनकी चीनी लोगों के समान था। और संस्कृत भाषी आर्य लोग जो इनको किरात बोलते थे, और महाभारत के ये विख्यात योद्धा का नाम राजा भगदत्त है, वो पूर्वी भारत का था, पूर्वी भारत का भगदत्त। और उनकी जो सेना थी वो म्लेच्छ और किरातों से मिलकर बनी थी, यानी इन्हीं पीले और आकृति चीनी लोग जैसे। और जो अर्जुन से शिव का जब युद्ध हुआ था तो शिव जी किस वेश में आए थे? किरात वेश में। चित्रांगदा कदाचित किरात वंश की ही राजकुमारी थी, चित्रांगदा। किरातों का मूल अभिजन पूर्वी चीन में था, पूर्वी चीन में। यहीं से ये लोग तिब्बत, नेपाल, बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में आए। तो किरातों का मूल स्थान पूर्वी चीन। भारत में किरातों का आगमन कब हुआ ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। यजुर्वेद, अथर्ववेद में किरातों का उल्लेख है। उस समय के अन्य प्रमाणों से भी यह अनुमान निकलता है कि किरात ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भारत पहुंच गए थे और वे हिमालय के दक्षिणी तराई तथा पूर्वी भारत में आबाद थे। हिमालय की दक्षिणी तराई तथा पूर्वी भारत में आबाद थे। नेपाल के नेवार और किरंती लोग, कश्मीर के लद्दाखी, दार्जिलिंग के लेपचा, त्रिपुरा और मणिपुर के छतरी, उत्तर असम के अक्का, मेरी, अबोर और मिसमी लोग किरात वंश के हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, कहा तो ये भी जाता है कि लिच्छवी और शाक्य वंश भी किरात भंडार से निकले थे। उत्तर बिहार में विशेषतः तिरहुत में जो गौर वर्ण के लोग हैं, कहीं कहीं उनका भी संबंध किरात रक्त से रहा होगा। इसी प्रकार नेपाल के जो गुरखा लोग हैं उनमें भी किरात रक्त का कुछ न कुछ अंश है। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक किरात लोग हिंदुत्व में दाखिल होते रहे। बंगाल और असम के बोधो लोगों ने तो अपनी भाषा भी छोड़ दी। नेवारों ने भारतीय लिपि में ही अपनी भाषा का विकास किया। 15वीं सदी में आकर किरात जाति हिंदू राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो गई। 15वीं सदी में आकर किरात जाति हिंदू राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो गई और उसने अंत तक मुस्लिम विजेताओं के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। त्रिपुरा और मणिपुर के क्षत्रियों ने बंगाल के मुस्लिम शासकों से कई लड़ाइयां लड़ी। किरात जाति ने हिंदू संस्कृति को स्वीकार कर उसकी बड़ी सेवा की है। पाल युगीन भारतीय कला का तिब्बत में और तिब्बत से बाहर प्रचार नेपाल के नेवारों ने किया। इसी प्रकार वैदिक और बौद्ध संस्कृति की बहुत सी बातों का बर्मा और हिंद चीन की ओर प्रचार बांग्ला, असम, कुमिल्ला, चटगांव और अराकान के किरातवंशी हिंदुओं के कारण हुआ। किंतु किरातों की सबसे बड़ी देन जो है वो शाक्त मत के विकास में है। योगिनी तंत्र का दावा ये है कि असम का धर्म किरात लोगों की साधना से निकला था। वाम मार्गी शाक्त धर्म का मुख्य पीठ कामाख्या का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1564 में हुआ। किरात समाज में जो नारियां हैं वो उतनी पराधीन कभी नहीं थी जितनी आर्यों के समाज में। समझा ये जाता है कि कदाचित ये भी एक कारण था कि वामाचार का व्यापक प्रचार पहले असम में ही हुआ और वहीं से ये साधना बंगाल में प्रचलित हुई, किंतु 16वीं सदी में मणिपुर का राज्य वैष्णव हो गया और तब से वैष्णव धर्म की कृष्ण चैतन्य श्रयी शाखा, जो कृष्ण चैतन्य के आश्रय में जो शाखा का प्रचार है वो किरात क्षेत्र में खूब हुआ। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंदू संस्कृति का जो प्रचार है उसके भी माध्यम किरात वंशी हिंदू ही रहे। किरातवंशी हिंदू अब भी नृत्य, गान और कलाओं में विशेष रूप से रस लेते हैं। उनकी संस्कृति आज भी कृत्रिम और तर्क पीड़ित कम स्वाभाविक यानी नेचुरल ज्यादा है। देखिए बहुत विशेष जानकारी आपको इनके संबंध में मिला किरात जाति के बारे में, कि ये किरात जाति, पहले इन्होंने बताया कि उनका रंग जो है, पहले तो आर्यभाषी लोग इनको किरात कहते हैं और ये पीले और आकृति चीनी लोगों जैसा होता है। और महाभारत में इनके राजा भगदत्त जो थे पूर्वी भारत के थे, उनके सेना म्लेच्छ और किरात थे, ये लड़े थे। अर्जुन से शिव का जब युद्ध हुआ था, शिव जी किरात वंश में ही थे और किरातार्जुनीयम इन पे लिखा गया है। चित्रांगदा कह रही है शायद उन्हीं की राजकुमारी थी। और ये किरातों का मूल अभिजन कहाँ है? पूर्वी चीन है। चीन भी पूर्वी चीन, वहीं से ये लोग फिर तिब्बत, नेपाल, बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार में आए और इनका आगमन हुआ ये पता नहीं कब, लेकिन इनका यजुर्वेद, अथर्ववेद में किरातों का उल्लेख मिलता है। प्रमाणों से भी पता चलता है कि ईसा से 1000 वर्ष पूर्व जो है भारत में आ गए थे। वे कहाँ आए थे? हिमालय की दक्षिणी तराई तथा पूर्वी भारत में आबाद थे।
नेपाल के नेवार और किरंती लोग, कश्मीर के लद्दाखी, दार्जिलिंग के लेप्चा, त्रिपुरा और मणिपुर के छत्री, उत्तर असम के अक्का, मेरी, अबोर, मिसमी जो जनजातियां हैं, ये सभी लोग कहाँ के हैं? ये सब किरात वंशी है। और ये भी कहा जाता है कि जो लिच्छवी और शाक्य वंश भी है वो भी किरात भंडार से निकले थे। उत्तर बिहार में विशेषतः तिरहुत में जो गौरवर्ण के लोग हैं कहीं कहीं उनका भी संबंध किरात रक्त से है। इसी प्रकार नेपाल के गोरखा लोगों में भी देखें तो किरात रक्त देखने को मिलेगा। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक किरात लोग हिंदू वृत्त में दाखिल हुए। बंगाल और असम के बोडो लोगों ने तो अपनी भाषा भी छोड़ दी। नेवारों ने तो इतना हुआ कि भारतीय लिपि में ही अपनी भाषा का विकास किया। 15वीं सदी में आकर एक किरात जाति हिंदू राष्ट्रीयता से उत्पन्न हो गई और फिर इन लोगों ने मुस्लिम विजेताओं के खिलाफ लड़ाई की और फिर त्रिपुरा और मणिपुर के क्षत्रियों ने बंगाल के मुस्लिम शासकों से लड़ाई की और सबसे बड़ी बात इन्होंने हिंदू संस्कृति को एक्सेप्ट किया, उसकी बड़ी सेवा की है। और जो पाल युगीन भारतीय कला का तिब्बत में और तिब्बत से बाहर प्रचार नेपाल के नेवारों ने किया। इसी प्रकार वैदिक और बौद्ध संस्कृति की बहुत सी बातों का बर्मा और हिंद चीन की ओर प्रचार बंगाल, असम, कुमिल्ला, चटगांव, अराकान के किरात वंशी हिंदुओं के कारण ही हुआ। किंतु किरातों की सबसे बड़ी देन क्या है? सबसे बड़ी किरातों की देन है शाक्त मत। इन्होंने शाक्त मत का विकास किया। योगिनी तंत्र का दावा है कि असम का धर्म किरात लोगों की साधना से निकला है। वाम मार्गी शाक्त धर्म का मुख्य पीठ क्या है? कामाख्या का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना कब हुआ? सन 1564 में। और यहाँ की नारियां कभी उतनी पराधीन नहीं रही जितनी आर्यों के समाज में रही। वामाचार का व्यापक प्रचार पहले असम में ही हुआ और वहीं से ये साधना बंगाल में प्रचलित हुआ, किंतु 16वीं सदी में मणिपुर का राजवंश वैष्णव हो गया और तब से वैष्णव धर्म की कृष्ण चैतन्य शाखा का प्रचार किरात क्षेत्र में हुआ। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंदू संस्कृति का जो प्रचार है उसके भी माध्यम देखें तो किरात वंशी हिंदू ही हैं। इनके यहाँ नृत्य, गान और कलाओं में विशेष रूप से ये रस लेते हैं। अब मुझे लग रहा है इसका ये लास्ट टॉपिक है और वो इन्होंने पारसी वंश के बारे में पूरा समझाया है। हाँ, एक पारसी वंश के संबंध में किरात के बात बताया है। देखिए, जो पारसी जाति है, भारत में एक और जाति के लोग हैं जो बम्बई और गुजरात में बसे हुए हैं। इनका नाम है पारसी। इनकी संख्या आज तक भी शायद 1,00,000-2,00,000 से ज़्यादा नहीं होगा पारसियों का, किंतु शिक्षा, संस्कृति, वैभव, सामाजिक उत्कर्ष में लोग बहुत से आगे हैं पारसी जाति। और ये भारत में 10वीं सदी के आरंभ में आए थे, किंतु इनका आख्यान यही लिखा जाना चाहिए क्योंकि पारसी धर्म और आर्य धर्म किसी समय एक ही मूल धर्म से निकले थे। आर्यों का एक प्रसिद्ध नाम हिंदू ईरानी भी चलता है। आर्य अपनी एक शाखा को ईरान में छोड़कर आए थे। लगभग 3000 वर्ष बाद उसी शाखा के लोग शरण खोजते हुए भारत आ गए। ये विछड़ों का पुनर्मिलन का दृष्टांत था। आर्यों की जो शाखा ईरान में रह गई थी उसके सदस्य भी भारतीय आर्यों के समान प्रकृति के दिव्य तत्व यानी सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु, जल आदि की पूजा करते थे, किंतु उन्हें ये ज्ञात था कि इन सभी दृश्य तत्वों के परे कोई एक सूक्ष्म और सर्वोच्च अदृश्य तत्व ईश्वर है जिसे वो अहुर असुर कहते थे। अवेस्ता इस जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है जिनकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। ऋग्वेद में जिन उच्च गुणों का नाम वृत है उन गुणों के लिए अवेस्ता में अशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋत संपन्न यानी जो उच्च गुणों से संपन्न व्यक्ति है वो भारत में ऋषि कहलाता है और अवेस्ता में अशा गुण से संवेद व्यक्ति को ऋतु कहते थे, जो बहुत कुछ ऋषि शब्द का ही पर्याय था। इस जाति में भी भारतीय आर्यों के समान 4 जाति या वर्गों का विधान था जिनका नाम अवेस्ता में भी है। एक हमारे यहाँ ब्राह्मण जो है इनके यहाँ पे उनको क्या कहते हैं? आथर्वन, आर्थवन। और यहाँ पे हमारे यहाँ जिसको क्षत्रिय कहते हैं इनके यहाँ रथस्तार कहते हैं। और अपने यहाँ जिसको वैश्य कहते हैं यहाँ पे उसको अवेस्ता में वास्त्रोस कहते हैं। और हमारे यहाँ शूद्र या दास जिसे वो कहते हैं वहीं अवेस्ता में हतोक्ष कहते हैं। जैसे भारतीय आर्यों में द्विजों का उपनयन संस्कार होता है वैसे पारसियों में नवजात संस्कार पुराने समय से चला आता है। फर्क ये है कि जहाँ द्विज यज्ञोपवीत धारण करते वहां पारसी लोग कुष्टी यानी मेखला, पवित्र कुर्ता और टोपी पहनते हैं। कालक्रम में दोनों जातियों की भाषा में भेद पड़ने लगे। अहुर
असुर पारसियों के यहाँ तो ईश्वरवाचक बना रहा, किंतु भारतीय आर्य उसका अर्थ दानव करने लगे। बदले में पारसियों ने भी देव शब्द का अर्थ अपनी भाषा में दानव कर लिया। पुराने संस्कार धुंधले पड़ गए और नई परिस्थितियों में देवताओं के विरूप बदल गए। अविस्ता से मालूम होता है कि पारसी लोग भी इंद्र, नाशत्य, विध्रात आदि देवताओं को जानते थे, किंतु उनके यहाँ ये नाम देवों के नहीं दानों के हो गए हैं। तभी दोनों शाखाओं में माहुधा, मास, चांद्रमास, मित्र, मित्र, इम, यम आदि एक ही अर्थ में अभी भी पूजित हैं। फिर ऐसा हुआ कि ईरानी शाखा के आर्यों में धीरे धीरे कुरीतियां आ गई एवं धर्म का रूप कलुषित हो गया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर आर्यों की पौराणिक कथाओं के ही समान अत्याचार से परित्राण के निमित्त अहुर मज्द से प्रार्थना की और अहुर मज्द ने मानव को उद्धार के लिए पृथ्वी पर जरथुष्ट्र यानी अर्थ कनकाव को भेजा। जरथुष्ट्र की वाणी ही गाथा कहलाती है, जो शुद्ध संस्कृत नाम है। गाथाएं 5 हैं और इन्हीं गाथाओं पर जरथुष्ट्री धर्म आधारित है। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से गाथा और ऋग्वेद के आरंभिक मंत्र समान है। इन दोनों में एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। यही नहीं, गाथा के मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों की भाषा में आसानी से बदले जा सकते हैं, जैसे प्राकृत के श्लोक लौकिक संस्कृत के श्लोक में बदल दिए जाते हैं। गाथा और ऋग्वेद के पारिभाषिक शब्दों में भी समानता है। ऋग्वेद में जो सोम है वह गाथा में होम हो गया है। वेद में जो सर्वत्र संपूर्णता है वो गाथा में हौर्वत हो गया है तथा शक्ति के अर्थ में छात्र शब्द का प्रयोग गाथा और वैदिक संस्कृत दोनों में मिलता है। जरथुष्ट्र ने सारे जीवन और जगत को पुण्य और पाप के बीच चलने वाले भीषण द्वंद्व के रूप में देखा है और इसी केंद्रीय विचार पर उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। भारत से बाहर उस समय जो भी आर्य थे वे सब जरथुष्ट्र के धर्म के नीचे आए हुए थे। कहते हैं कि ईसाईयत और इस्लाम में भगवान और शैतान की जो कल्पना उदित हुई है वो जरथुष्ट्र धर्म की देन थी। जरथुष्ट्र के जो अहुर मज्द ही भगवान और अहिरमन ही शैतान है। जरथुष्ट्र धर्म में दीक्षित ईरानियों ने ही ईरान में उन्नतिशील साम्राज्य स्थापित किया था, जो रोमन साम्राज्य का जवाब था। ईस्वी पूर्व 331 में सिकंदर ने ईरानी राज्य पर चढ़ाई की थी और सन 651 ईस्वी में अरब के नए मुसलमानों ने पिछली चढ़ाई के दिनों में ईरानी साम्राज्य विलास में डूबा हुआ था, अतः वह अरब के मुसलमानों के प्रहारों के आगे नहीं टिक सका। ईरानी हारे और प्राय 200-300 वर्ष में सब के सब मुस्लिम हो गए। फिर ईरानी संस्कृति ने अरबों पर ऐसा धावा किया कि पारसी ईरानी या फारसी भाषा इस्लाम की भाषा हो गई और इस्लाम को लोग ईरानी संस्कृति का पर्याय मानने लगे। इसी मुसलमानी आक्रमण से घबराकर अपने धर्म की रक्षा करने वाले कुछ पवित्र पारसी लोग सन 936 ईस्वी में ईरान से भागकर भारतवर्ष चले गए और यहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। पारसी अग्नि पूजक होते, जैसा कि आरब में सभी आर्य थे। भगवान जरथुष्ट्र को परमात्मा ने ही अग्नि दी थी, जो तब से लेकर ईरान छोड़ने के समय तक ईरान में जल रही थी। यह अग्नि भी पारसी लोग अपने साथ भारत ले आए और उस समय उन्होंने बंबई के उत्तर उद्वाद नामक स्थान पर मंदिर बनाकर स्थापित किया। ये अग्नि आज भी जल रही है। इतिहास में भी कितना उलटफेर होता है। इस्लाम के आगमन के बाद बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे नाम भारत पहुंचे जिन्हें लोग भ्रम के कारण ही इस्लाम से संबंध मानते हैं। वस्तुतः वे उन ईरानियों के नाम हैं जो मुसलमान नहीं जरथुष्ट्रवादी थे। शापूर और न्यायी नौशेरवा ईरान के बादशाह थे, किंतु वे मुसलमान नहीं थे। शीरी और फरहाद ये भी जरथुष्ट्र धर्मावलंबी प्रेमी हुए। शीरी जो थे ईरान के बादशाह खुसरू परवेज की पत्नी थी और फरहाद उसी देश का मूर्तिकार। जब पारसी लोग भारत पहुंचे, गुजरात के राजा यादव राणा ने उनका प्रेम से स्वागत किया और तब से ये धर्मप्राण लोग सच्चाई से भारतवासियों के साथ रह रहे हैं। आने को तो मुसलमान भी भारत में 8वीं सदी में आए और पारसी उससे बात, किंतु भारत और ईरान का संबंध इससे कहीं पुराना था। जब आर्य इस देश में नए नए आए थे उस समय भारत और ईरान की सीमाएं मिली हुई थी। यह धर्म एवं रीति रिवाज में भी दोनों देशों के लोग एक थे। धर्म में भिन्नता तब हुई जब जरथुष्ट्र ने अपना नया धर्म चलाया। मौर्यों से पूर्व गांधार और भारत के कुछ अन्य पश्चिमोत्तर भाग ईरानी साम्राज्य के अंग थे। मौर्य में समय में ईरानी राज्य के ही कुछ भाग भारत में मिला लिए गए। तक्षशिला में ईरान के विद्यार्थी नहीं आते रहेंगे ये मानने की बात है ही नहीं। मौर्यों के बाद शकों के शासनकाल में भी ईरान और भारत के कुछ भूभाग एक ही राज्य के तहत थे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब कुष्ठ हो गया था तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के तीर पर एक सूर्य मंदिर बनवाया।
जिसके लिए उन्हें वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिला। निदान पौरोहित्य के निमित्त उन्होंने सकदीप से मगजात के ब्राह्मण बुलाए, जो जरसद या जरसस्त के अनुयायी थे। सर चार्ल्स इलियट का अनुमान है कि ब्राह्मण ईरान के मागीज रहे होंगे। जरसद या जरसस्त नाम जरथुष्ट का ही है। देखिए, यहाँ से ये बताया गया कि जो ईरान है, भारत है, उसका संबंध बहुत पहले से है, और दोनों लोगों के जो अपने यहाँ पे बॉम्बे और क्या गुजरात है, तो भारत में जो ये बम्बई और गुजरात में जो पारसी आके जाति बसी हुई है, ये वही आर्य का एक ब्रांच था जो भारत की तरफ आया था और ईरान में रह गया था। ये लोग बाद में वहीं से आए थे, इसलिए बहुत कुछ हमें उनमें समानता है। धर्म के आधार पे भी विभिन्नता नहीं है। ये जो पारसी अपने यहाँ बम्बई और गुजरात में बसे, जिनको बता रहे हैं गुजरात के एक राजा ने स्वागत किया और सीरी फरहाद की प्रेम की कहानी भी हम सुनते हैं, तो ये जो एक जाति बम्बई और गुजरात में बसी, इनका नाम है पारसी। ये 10वीं सदी के आरंभ में कहा गया कि आए, और ये पारसी धर्म और आर्य धर्म किसी समय एक ही मूल धर्म से निकले। आर्यों का अगर एक प्रसिद्ध नाम देखें तो हिंदू ईरानी भी तो चलता है। आर्य अपनी एक शाखा को ईरान में छोड़ आए थे। लगभग 3000 वर्ष पूर्व शाखा के लोग शरण खोजते हुए यहाँ आ गए, तो एक तरीके से भारत में आके बिछड़ों का पुनर्मिलन हो गया, ऐसा दृष्टांत लगता है। आर्यों की जो शाखा कहते ईरान में रह गई थी, उनके सदस्य भी भारतीय आर्यों के समान यही दिव्य तत्व में सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु, जल की पूजा करते थे, पंच तत्व की। बस अंतर एक सूक्ष्म ये हो गया था कि सर्वोच्च अदृश्य तत्व ईश्वर है, जिसे वे अहुर ईश्वर को वो अहुर कहते थे, यानी असुर कहते थे। हम लोग असुर को अपने यहाँ दानव कहते हैं, बस यही। वो अहुर को असुर कहते थे और वो उनके यहाँ देवता माने जाते थे। अवेस्ता जो है इस जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलता जुलता है। और ऋग्वेद में अगर देखेंगे, जो उच्च गुण वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऋत कहते हैं। ऋग्वेद में उच्च गुण वालों को ऋत कहते हैं, और वही चीज आप अवेस्ता में जाके कहेंगे, उसे अशा कहते हैं। यानी जो ऋत संपन्न व्यक्ति है वो भारत में ऋषि कहलाता है, और अवेस्ता में देखेंगे अशा गुण संवेद व्यक्ति को रतु कहते हैं। रतु यहाँ पे रतु कहते हैं, और वहां पे रतु कहते हैं, और अपने यहाँ ऋत कहते हैं। ऋत, ऋतु नहीं, ऋत, जो कि ऋषि गुण संपन्न ही है। अब अपने यहाँ जैसे 4 जातियों का क्लासिफिकेशन ऐसे अवेस्ता में भी है। अपने यहाँ ब्राह्मण कहेंगे, वहाँ आत्वन कहेंगे, रथस्तार क्षत्रिय को कहेंगे, वास्त्रोष कहेंगे, वैश्य को, हतोक्ष शूद्र या दास को। यहाँ पे द्विजों का उपनयन संस्कार होता है, पारसियों में नवजोत संस्कार होता है। यहाँ युगु अभी धारण कराया जाता है। उनके यहाँ कुष्टी मेखला या पवित्र कुर्ता टोपी पहनते, मतलब सब कुछ सेम है। बस कालक्रम में देखें तो अंतर है। जैसे अहुर है, असुर, तो पारसियों के यहाँ तो ईश्वरवाचक बन गया, हमारे यहाँ पे आर्य उसका अर्थ निकाल लेते हैं दानव। पारसियों में जो देव शब्द का अर्थ अपनी भाषा में वही दानों का ले लिया गया। तो ये चीज थोड़ा चेंज हुआ। अवेस्ता से मालूम होता है कि पारसी लोग भी इंद्र, नासत और विधाता आदि देवताओं को जानते थे, पर उनके यहाँ पे इंद्र, नासत ये सब दानों के नाम हो गए थे। दोनों शाखाओं में माहोदा, मास, छंद, मास, मित्र, मित्र, यम, इनका भी पूजन था। एक बार बताते हैं कि पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया था? अत्याचार से परित्राण के लिए। और इनके यहाँ परित्राण के निमित्त अहुरमज से प्रार्थना की गई, और जो अहुरमज थे उन्होंने मानव के उद्धार के लिए पृथ्वी पर किसको भेजा था? अहुरमज ने पृथ्वी पर जरथुष्ट को, यानी अर्थ कनकाव को भेजा। और जो फिर जरथुष्ट की जो वाणी है वही गाथा कहलाती है, जो शुद्ध संस्कृत नाम है। गाथाएं 5 हैं। इन्हीं गाथाओं पर जो जरथुष्टी धर्म है वो बेश है। मानव के परित्राण के लिए भेजा गया था, या अहुरमज़्द ने भेजा था। अब भाषा और भाव से दोनों दृष्टियों से कहते हैं कि जो ये गाथा है और जो ऋग्वेद के आरंभिक मंत्र है वो सेम है। यही नहीं, गाथा के मंत्र भी ऋग्वेद के मंत्र की भाषा में आसानी से आप बदल सकते हैं। प्राकृत के श्लोक लौकिक स्रोत के श्लोक में बदल सकते हैं। गाथा और ऋग्वेद की जो पारिभाषिक शब्दों में भी समानता है। ऋग्वेद में आप देखो, जिसे हम सोम कहते हैं, वो गाथा में वहां पे होम कहते हैं। वेद में जो सर्वतत् संपूर्णता है वही गाथा में हौरतत्व कहते हैं। शक्ति के अर्थ में छात्र शब्द का प्रयोग गाथा और वैदिक संस्कृत में दोनों में मिलता है, मतलब सब कुछ समान है। तो जरथुष्ट ने सारे जीवन जगत को किससे बचाया था? पाप और पुण्य से बचाया। कहते हैं ईसाइयत और इस्लाम में भगवान और शैतान की जो कल्पना होती थी वही जरथुष्ट की देन है। जरथुष्ट के अहुरमज़्द ही भगवान और अहिरमन ही शैतान है। जरथुष्ट धर्म में दीक्षित ईरानियों ने ही ईरान में उन्नत साम्राज्य स्थापित किया, जो कि रोमन साम्राज्य का जवाब था, क्योंकि 331 में सिकंदर ने ईरानी राज्य पर चढ़ाई की थी और 651 में अरब के नए मुसलमानों ने
पिछली चढ़ाई के दिनों में ईरानी साम्राज्य विलास में डूबा था, अतः वो अरब मुसलमानों के प्रहारों के आगे टिक नहीं पाया था। ईरानी जब हार गए तो 200-300 सालों में सबके सब मुस्लिम हो गए थे, और फिर ईरानी संस्कृति ने अरबों पर ऐसा धावा किया कि पारसी ईरानी या पारसी भाषा ही इस्लाम की भाषा हो गई, और इस्लाम को लोग ईरानी संस्कृति का फिर पर्याय मानने लगे। तो पहले तो हारे फिर जीते, और इसी मुसलमानी आक्रमण से घबराकर अपने धर्म की रक्षा करने वाले जो कुछ पवित्र पारसी लोग थे, वो सन 936 में ईरान से भागकर भारत आ गए थे और यहाँ रहने लगे आराम से। पारसी अग्नि पूजक होते हैं, जैसे कि आरब में सभी आर्य थे। भगवान जरथुष्ट्र को परमात्मा ने ही अग्नि दी थी, जो तब से लेकर ईरान छोड़ने के समय तक ईरान में जल रही थी। वो भारतीय पारसी लोग यहाँ लेके आए। फिर उन्होंने क्या किया, बम्बई के उदवाद, उत्तर उदवाद नामक स्थान में मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। कह रहे हैं कि आज भी वो अग्नि जल रही है। मतलब इतिहास में भी कितना उलट-फेलट हो जाए, होता ही रहता है। इस्लाम के आगमन के बाद बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे नाम भारत आए जिन्हें लोग भ्रम के कारण इस्लाम से जुड़ा मानते हैं, लेकिन वे वस्तुतः उन ईरानियों के नाम है जो मुस्लिम नहीं है, वो जरथुष्ट्रवादी है। फिर इन्होंने शाहपुर और न्यायी नौशेरवा ईरान के बादशाह, किंतु वे मुस्लिम थे नहीं, सीरी फरहाद की बात की कि जरथुष्ट्र को मानने वाले थे। फिर कौन थे सीरी? सीरी ईरान के बादशाह जो खुसरो थे, परवेज की पत्नी थी। और फिर फरहाद कौन था? देश का मूर्तिकार था। गुजरात के राजा ने, यादव राणा ने, जब ये लोग आए थे यहाँ पे पारसी लोग, तो स्वागत किए, फिर ये आके आराम से यहाँ पे रहने लगे। जब जरथुष्ट्र का एक अपना धर्म चला है, कह रहे हैं मौर्यों से पूर्व गांधार और भारत के कुछ अन्य पश्चिमोत्तर भाग जो थे ईरानी साम्राज्य के अंग थे। मौर्य में समय में ईरानी राज के ही कुछ भाग भारत में आए। फिर तक्षशिला में अगर कहें कि ईरान के विद्यार्थी नहीं आते होंगे तो ये गलत बात है, आते थे। तो मतलब ईरान और भारत के कुछ भूभाग एक ही राज के तहत थे। भविष्य पुराण में भी कहा गया कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे, उनको कुछ रोग हुआ, चंद्रभागा नदी के तीर पर एक सूर्य मंदिर बनवाया, जिसके लिए वहां कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था। निदान क्या हुआ, पौरोहित्य के निमित्त उन्होंने सकदीप से जो मगजाति का ब्राह्मण बुलाया, वो भी जरसद या जरसस्त का अनुयायी था। कुल मिला के वो भी मागी रहा होगा और शायद वही जरथुष्ट्र का ही अनुयायी था, ऐसा चार्ल्स एलियट का मानना है। अब इसमें संदर्भ दिए हैं कि कहाँ कहाँ से हमने ये सब चीजें बताई। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद। द्रविडियन एलिमेंट्स इन इंडियन कल्चर से, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से, रामचंद्र दीक्षित के 2 पुस्तक, ओरिजिन एंड स्प्रेड, तमिल्स, प्री हिस्टोरिक साउथ इंडिया, रेस इन यूरोप, ऑक्सफोर्ड पैम्पलेट से, इतिहास प्रवेश, है ना, सब समय की खोज, बड़ी ही अद्भुत और मनोरंजक प्रक्रिया है। पेटर फादर, पित्र, ब्रदर, विरादर, ये सारे लोगों का, सत्यकेतु, विद्यालंकार, हिंदुइज्म में, मतलब इतने सोर्सेस से जो है लेके आपको पूरा जो है कितनी सभ्यताओं से इन्होंने आर्य का, द्रविड़ का, आर्य द्रविड़ की संज्ञा का, पारसी जाति क्या है, किरात जाति क्या है, लैंग्वेज के बेस पे कैसे है, कितना चीज आपको मतलब इसमें अगर देखे तो जानने को मिला। अब ये जब आप कहीं पे भी पढ़ते हो ना, जैसे कहीं पे किरात जाति आ गया, पारसी जाति आ गया, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से, अगर आप ये सुने रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता चलेगा कि कितना सारी बातें हमारे इतिहास में ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। अब देखिए हम लोगों ने पूरे अभी 2 प्रकरण किए हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 2 प्रकरण, इस एक एक प्रकरण लगभग 1-1.5 घंटे लग रहे हैं करने में, अच्छे से समझाने में, रिपीट कर करके हमने जो है यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रकरण हमने खत्म किया ना आज। पारसी जाति तक खत्म हुआ, आर्य द्रविड़ समस्या तक खत्म हो गया, 67 पेज तक लगभग, 843 का। अब जो तीसरा प्रकरण है, इसका पहले अध्याय का तीसरा प्रकरण, जिसमें हम आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन के संबंध में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।